Welcome to the Dhasu and amazing chapter of class 9th chemistry, mixtures and their separation। यार ये क्लास 9 की केमिस्ट्री का वैसे तो पहला चैप्टर है और हम बात करें कि ये एनसीईआरटी में क्या है भाई। क्लास 9th केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है? ये केमिस्ट्री का और ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन अगर इसको एनसीईआरटी के सीक्वेंस से हम देखें तो एनसीईआरटी क्लास साइंस के हिसाब से क्लास 9th के हिसाब से एनसीईआरटी साइंस में इसका सीक्वेंस है 5th। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हाफ ईयरली एज वेल एज द एनुअल एग्जाम के हिसाब से। और इस चैप्टर में बहुत पहले की अगर मैं बात करूं, कोरोना से पहले इस चैप्टर के अंदर ये जो सेपरेशन वाला पार्ट है ये पहले भी हुआ करता था। मिक्सचर्स के टाइप्स और मिक्सचर्स भी हुआ करते थे, लेकिन कोरोना के बाद से और कोरोना के दौरान से ये सारी जो सेपरेशन टेक्निक से ये इस चैप्टर से रिमूव कर दी गई थी। इस चैप्टर को बहुत छोटा कर दिया गया था। लेकिन फिर से एक बार और जब आपकी बुक, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, एक्सप्लोरेशन की बुक जो आई है, उस एक्सप्लोरेशन बुक के अंदर भाई इसमें काफी सारी नई चीजें भी ऐड की हैं और वो जो सेपरेशन का पुराना पार्ट था जो रिमूव हो गया था उसको भी इंक्लूड किया है। एक नए अंदाज में, नए फ्लेवर के साथ आप लोगों का ये चैप्टर अब आ चुका है। तो जो स्टूडेंट इस साल क्लास 9th में है उनको ये बहुत ही अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना पड़ेगा। और आज की इस क्लास में हम यही करने वाले हैं, यानी आज की क्लास खत्म, इस चैप्टर का सारा टेंशन खत्म और एग्जाम में स्कोर फुल। तो यार तुम सब लोग वैसे तो मेरे बारे में जानते ही हो, मैं आप लोगों का फेवरेट साइंस टीचर, योर फेवरेट पीके बाबा और आपका छोटा भाई। अब तुम लोगों को हंसी आ रही है कि छोटा भाई बोल रहे हैं मुझे आ रही है, दाढ़ी आ रही है। तो भाई यार बचपन में ही दाढ़ी मूछ आ गई, अब इसका तो क्या ही करें। ज्यादा अंतर नहीं है हमारे और तुम्हारे बीच, या तो तुम मुझसे 1-2 साल बड़े होंगे या मैं तुमसे 1-2 साल छोटे होऊंगा। तो मैं तुम्हारा छोटा भाई, योर फेवरेट साइंस टीचर पीके बाबा, आप लोगों के साथ हूं। ये कुछ मेरे क्रेडेंशियल्स है: जेआरएफ फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एमटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर, बीटेक फ्रॉम IIIT जबलपुर और 8 से ज्यादा सालों से मैं साइंस पढ़ा रहा हूं और हजारों स्टूडेंट को साइंस में 100 में से 100 मार्क्स दिला चुका हूं। तो यार दिस इज ऑल अबाउट मी। कुछ और चीजें भी अगर आप जानना चाहें तो वैसे तो काफी सारी चीजें तुम जान ही चुके हो मेरे बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के क्लासिफिकेशन पे कि इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर की क्या क्रिया रेखा रहेगी भाई, क्या फ्लो चार्ट रहेगा, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो यार सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से, किस बेसिस पर हो रहा है और किस किस टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो इसमें हम एक तो होमोजेनिटी के बेसिस पर देखेंगे कि एक होमोजेनस और एक हेटेरोजेनस 2 टाइप के मिक्सचर्स। फिर कुछ और पैरामीटर्स को हम यहां पर बेसिस बनाएंगे और देखेंगे कि एक सॉल्यूशन होता है, कोलोइड होता है, सस्पेंशन होता है, यानी इस प्रकार से हम मिक्सचर्स को अच्छे से समझेंगे। फिर सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स, यहां पर हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, यहां पर पढ़ेंगे अपन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, यहां पर पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन की कैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स ऑफ द मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये सब पर हम बात करेंगे कि अब ये वाला पार्ट हो गया हमारा किसका, मिक्सचर्स का। भाई मिक्सचर्स के बारे में यहां तक सारी कुछ जानकारी खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इन मिक्सचर्स के अंदर से जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाए। तो पहले तो होमोजेनस मिक्सचर के अंदर से कैसे सेपरेट किया जाए, फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स के अंदर से कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाए, ठीक है। सस्पेंशन और कोलोइड के अंदर ये सारा कार्यक्रम कैसे किया जाएगा। फिर फाइनली हम एक लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो है टिंडल इफेक्ट, कि कौन कौन से इनमें से मिक्सचर्स के टाइप से जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और क्यों करते हैं। अच्छा, इनसे जुड़े हुए जो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैंने इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं। यानी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। बस इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फुल जोश के साथ लिख दो यार 9th फोड़नी है। एक बार कमेंट में लिख दो कि 9th फोड़नी है। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर भी बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद तुम्हें कौन सा चाहिए, ठीक है। हम बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। देखो आप लोगों ने आपके जीवन में ना काफी सारे मिक्सचर्स देखे हैं, रोज देखते हो, हर घड़ी देखते हो कि नहीं देखते हो। चलो एक और एग्जाम्पल, यहां पर एक आदि का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे एयर, क्या लगता है एयर मिक्सचर है? बोले हाँ सर, एयर के अंदर तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है और कई सारी गैसेस हैं।
यानी एयर इज द मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस। भाई ये तो बहुत जरूरी चीज हो गई कि मिक्सचर तो हमारे आसपास सब जगह है। फिर मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर आपको क्या कुछ नहीं मिलता यार, बहुत सारे मल्टीपल मिनरल्स होते हैं इस मिट्टी के अंदर, इस सॉइल के अंदर। तो यार ये इट इज सॉइल इज ऑल्सो मिक्सचर। इसके बाद हम बात करें मिल्क, क्या मिल्क भी मिक्सचर है यार? हाँ भाई, मिल्क पानी का मिक्सचर है, मिल्क कैल्शियम का मिक्सचर है, मिल्क फैट का मिक्सचर है। यानी यहां पर भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मिलकर मिल्क को प्रिपेयर करते हैं। तो मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर। और बताऊं तुम्हें, लेमनेड फेवरेट है तुम्हारा। गर्मी के दिनों में तो तुम बिल्कुल लेमनेड के बिना रह ही नहीं सकते ना। वही बात है, लेमनेड में क्या करते तुम, लेमन जूस स्क्वीज करके एकदम पानी मिला देते, थोड़ी चीनी डाल देते, थोड़ा नमक डाल देते, थोड़ा आइस क्यूब्स डाल देते, उसको टेम्परेचर डाउन करने के लिए, ठंडा करने के लिए उसको मिक्स कर देते। जो फाइनली तैयार होता है उसको गट गट पीते। तो वो भी मिक्सचर है, बिकॉज यू मैड दैट मिक्सचर मिक्सिंग सेपरेट कंपाउंड्स। अब हम आगे चलते हैं ब्लड। सॉरी ये क्या बात बोल दी, ब्लड भी मिक्सचर है। हाँ भाई, ब्लड भी मिक्सचर है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। तुम लोगों ने सुना होगा ब्लड के अंदर आरबीसीज होती है, जिसकी वजह से ही आरबीसीज के ऊपर होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। ये सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ी हुई है और समझते हो, जानते हो। तो यार ब्लड इज ऑल्सो मिक्सचर। यार तो मिक्सचर तो बहुत सारी चीजें है सर। तो बिल्कुल भाई, ये तुम्हारा छोटा भाई तुमको यही तो समझाने आया कि मिक्सचर तो भाई तुम्हारे पास हर जगह है, बहुत कुछ है। तो यार हमारा जीवन ही मिक्सचर से भरा हुआ है, हमारी सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट और हमारा घर भी मिक्सचर से भरा हुआ है। ठीक है, चाय पीते हैं सुबह सुबह, चाय सब लोग पीते हैं ना, आज भी पिए ना, अच्छा दिन में भी पियोगे। तो भाई बताओ, चाय जो तुम पीते हो वो क्या मिक्सचर नहीं है? क्योंकि चाय के अंदर क्या मिलता है, दूध, और क्या मिलता है, चाय पत्ती, और क्या मिलाते हो, चीनी, और क्या मिलाते हो, अदरक, सर थोड़ी इलायची भी डालते हैं ना। तो यार चाय भी मिक्सचर है। तो मिक्सचर तो हमारे जीवन से तुम अलग कर ही नहीं सकते, बहुत कुछ है। अब ये जो मिक्सचर्स है, सबसे पहले तो मिक्सचर्स का मतलब क्या है, अगर 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस मिलकर किसी एक एंटिटी को तैयार करते हैं, दैट एंटिटी इज नोन एज मिक्सचर। अब ये मिक्सचर्स को हम थोड़ा क्लासिफिकेशन की तरफ आए, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके एप्लीकेशंस क्या है। ये मिक्सचर्स के एप्लीकेशंस क्या है भाई, इनके स्पेसिफिक एप्लीकेशन। वैसे एप्लीकेशन तो डेली लाइफ में बहुत कुछ है सर, पूरा जीवन ही हमारा मिक्सचर्स पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पर हम आ जाते हैं। अगर मैं फूड इंडस्ट्री में बात करूं तो आप सब लोग जितनी भी चीजें कुक कर रहे हैं ना, भोजन भी बनाते हैं ना, आप मिर्ची अलग डालते हैं, नमक अलग डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं ना यार, तो मिक्सचर ही होता है ना। सब्जी मिक्सचर है तुम्हारा, है कि नहीं? तो यार यहां पर देख लो, बेकिंग में अगर तुम देखते हो तो ये आटा मिलाते हैं, इसमें सोडा मिलाते हैं, इसमें एग मिलाते हैं, ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिनको मिलाकर ये तैयार किया जाता है। लेमनेड अभी तुम बात ही कर चुके हो। करी पाउडर बनती है, करी पाउडर स्पाइसेस का ब्लेंड है भाई, उसके अंदर काली मिर्च होती है, उसके अंदर लौंग होती है, उसके अंदर काफी सारी जो सिनेमन स्टिक्स होती है, उसके अंदर जीरा होता है। तो ये सारी चीजों का मिक्स होकर क्या बनता है, यहाँ पर आपका स्पाइस ब्लेंड बनता है, करी पाउडर बनता है। ठीक है, यहाँ पर विनेगर के बारे में बात करो, ये विनेगरिटा है, इसके बारे में बात करो। ठीक है, सॉसेस हैं, इमल्सिफिकेशन। आप लोगों ने मियोनी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है आजकल, हो रही है ना मियोनी। अरे यार तुम लोग जब ये बोले सर चीज सैंडविच चाहिए चीज पास्ता चाहिए, तुम हर चीज में तो चीज चीज मांग रहे हो। ठीक है, वो लोग तुमको चीज की जगह मियोनी चिपका देते हैं। तो वो जो मियोनी है, इट इज ऑल्सो मिक्सचर, इमल्सिफाइड मिक्सचर है वो। तो ये सारी चीजें आप लोग फूड इंडस्ट्री में देख रहे हैं। फिर केमिकल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, पेंट से हमारे, ये पेंट्स भी क्या एक तरीके का मिक्सचर है। फर्टिलाइजर से, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, जो अगर हम बात करें फार्मिंग के दौरान, जैसे किसान लोग होते हैं तो वो खेत के अंदर फसल को अच्छे से ग्रो कराने के लिए, उस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ केमिकल्स उस पर छिड़कते हैं, वो फर्टिलाइजर्स होते हैं। और ये फर्टिलाइजर्स भी क्या है, ये भी एक तरीके का मिक्सचर ही है। ठीक है, फिर गैसोलीन, भाई गैसोलीन क्या है, इट इज ऑल्सो मिक्सचर। गैसोलीन के अंदर मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारी गैसेज आती हैं, मिक्सड होती हैं, और फिर ये जलती है और हमें एनर्जी देती हैं। पॉलीमर्स होते हैं, ये भी मिक्सचर्स है। तो केमिकल इंडस्ट्री में तो काफी सारे वाइड एग्जांपल्स इसके हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ब्लड, भाई ब्लड 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 सर वो तो मिक्सचर है ही, अभी आप लोगों ने बताया ही। सलाइन जो होता है, जो आईवी फ्लूइड होता है, जो हमें कभी भी हमारी दिक्कत हो जाती है, हमको अगर हमारे अंदर वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस समय पर हमें क्या करते हैं, डॉक्टर जी बोतल चढ़ाते हैं,
भाई सलाइन चढ़ाते हैं ना, तो सलाइन में क्या होता है, सलाइन भी एक तरीके का मिक्सचर है, उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिनका वो मिक्सचर बनता है, सॉल्यूशन बनता है। फिर प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो भी मिक्सचर है। फिर बात करें अपन, कुछ टेबलेट्स होती है, पिल्स होती है, जो सिरप्स होती है, वो भी डिफरेंट केमिकल्स का ब्लेंड है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। तो यार मिक्सचर्स तो सर बहुत 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 वाइड एप्लीकेशंस रखते हैं। अब आ जाते हैं कि मिक्सचर बनेगा कैसे। सर बिल्कुल बेसिक से समझा डालो। बेसिक से समझना है, बेसिक से समझा देता हूं। देखो मिक्सचर बनता कैसे है। अगर मैं तुमको बोलूं कि कांच का ग्लास लो, पानी वाला ले लेंगे, ठीक है, उस कांच के ग्लास में डालो चीनी 2 चम्मच, उसको ऐसे गट मिक्स कर दो। क्या कर दो? मिक्स, स्टिर कर दो। तो जो बनेगा नाउ सॉल्यूशन वो होगा क्या? मिक्सचर। क्या होगा? जैसे शुगर और वाटर से बना तो उसको हम बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। अब यार मैं आप लोगों को इसकी कुछ खास बातें बता देता हूं। खास बातें क्या है इसकी, समझो। यहां पर क्या मिलाया? शुगर। यहां पर क्या मिलाया? वाटर। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के हमारे, उसके अंदर एक तो वाटर है, प्योर वाटर है भाई शुगर है, प्योर शुगर है। तो दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मिला दिया तो क्या बन गया? मिक्सचर। अच्छा, क्या इन दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होंगी? अच्छा, शुगर की प्रॉपर्टी क्या है? स्वीटनेस। क्या जब तुम्हें सॉल्यूशन को ड्रिंक करोगे तो स्वीटनेस आपको मिलने वाली है? वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्या वाटर के जैसा भी लगेगा तुम्हें? यानी वाटर की भी सारी प्रॉपर्टीज, जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है वो भी इसके अंदर है, और जो सब्सटेंस इसमें ऐड किया है आपने उसकी प्रॉपर्टीज भी। यानी मिक्सचर के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज, टेस्ट, अपीयरेंस रहता है। ये है बात, ये है मिक्सचर। अब यार देखो इसमें क्या है, मिक्सचर क्या है? एक कॉम्बिनेशन है 2 और मोर सब्सटेंसेस का जिसको फिजिकली मिक्स्ड किया जाता है। यहां पर मैं फिजिकली वर्ड बोल रहा हूं, केमिकली नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज केमिकली जब भी केमिकल मिक्सिंग होगी, ये केमिकल प्रोसेस होगा तो उसमें नया कंपाउंड बनता है, मिक्सचर नहीं। तो ये फिजिकली मिक्स हुए हैं, नॉट केमिकली मिक्स्ड। दीज आर नॉट केमिकली मिक्स्ड। यानी वाटर और यहां पर शुगर है वो फिजिकली मिक्स हुआ है, केमिकली मिक्स नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मिक्सचर को थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन, होमोजेनिटी। तो कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो यहां पर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजीनस को समझो तुम। होमोजीनस का मतलब देखो, होमो जो वर्ड है, ये होमो जो वर्ड है, ये होमो वर्ड ही बताता है यूनिफॉर्मिटी। क्या बताता है ये? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा। अगर होमो का मतलब यूनिफॉर्मिटी होता है, एक जैसा होता है, और जीनस बोले तो कॉम्पोजिशन। तो यार एक जैसी कॉम्पोजिशन अगर कोई मिक्सचर रखता है तो होमोजीनस है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों को पहले भी दे चुका हूं कि यार पानी के अंदर हमने शुगर को मिलाया, पानी के अंदर हमने शुगर को मिलाया, बढ़िया स्टिर कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन को हम ड्रिंक करेंगे तो पहला सिप जो होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें कुछ स्वीटनेस आएगी। हाँ भाई आ रही है। ड्रिंक करते के लास्ट सिप जो होगा, क्या उसमें भी स्वीटनेस बरोबर है? बिल्कुल। इफ इट इज प्रॉपरली मिक्स्ड तो फर्स्ट सिप एंड लास्ट सिप गिव यू द सेम टेस्ट, बिकॉज जो कॉम्पोजिशन है, बिकॉज जो अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर है इन द लास्ट सिप वो भी बराबर है फर्स्ट सिप के। तो जब भी कोई भी मिक्सचर इस प्रकार से थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर सेम कॉम्पोजिशन रखता है, सेम टेस्ट रखता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, एयर के अंदर सभी गैसेस का कॉम्पोजिशन इक्वल होता है हर एक पार्ट में। फिर हम बात करें, यहां पर हमने देखा था कि शुगर सॉल्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि वहां पर शुगर और वाटर का जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम रहता है। ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, आप देखेंगे एयर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, लैमिनेट हो गया, ब्रोंज जो कि एक अलॉय है। अलॉय का मतलब क्या होता है? इट इज 2 मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है ना, 2 मेटल्स का मिक्सचर है भाई ये। तो ये जो 2 मेटल्स का मिक्सचर है, ये एक तरीके से अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो ये भी क्या कहलाएगा? होमोजीनस। और अलॉयज आर मेनली यूनिफॉर्म होती है, होमोजीनस होती है। ठीक है, ब्लड यहां पर मैं लिख देता हूं कि सर ब्लड को इसमें इंक्लूड ना ही किया जाए तो ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल कम है,
स्टेबल कम है। ये आफ्टर सर्टेन टाइम ये कोएगुलेट होने लगता है, इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। इनसाइड द बॉडी ये स्टेबल है, तो इनसाइड द बॉडी ये कैसा है, होमोजीनस है। ध्यान से समझना, इनसाइड द बॉडी ये होमोजीनस है, लेकिन जब आप इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस पर काम करेंगे, थोड़ी देर बाद अगर ये संपर्क में आएगा हवा के, तो ये कोएगुलेशंस होने लगेंगे और ये होमोजीनस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ब्लड हेटेरोजेनस में भी आता है। चलो, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि यहां पर जो कॉम्पोजिशन है मिक्सचर की थ्रू आउट द वॉल्यूम वो डिफरेंट होगी। कैसे? जैसे अगर मान लो मैं एक कांच के गिलास में पानी लेता हूं और उस कांच के गिलास में चॉक पाउडर मिला देता हूं। मैं चॉक पाउडर को बहुत अच्छे से मिक्स करता हूं, ये मिक्सिंग बहुत अच्छे से प्रॉपरली मैंने उसको मिक्स कर दिया। लेकिन मैं अगर उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देता हूं चुपचाप अनडिस्टर्ब्ड, तो मैं देखूंगा कि चॉक पाउडर डिपॉजिट होता जा रहा है बॉटम में और पानी ऊपर रह जा रहा है। तो क्या ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड? नहीं, ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है, इसको बोलेंगे अपन हेटेरोजेनस मिक्सिंग। आप देखोगे, आप अगर उस मिक्सचर के ऊपर का सैंपल देखोगे तो वहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द चॉक पाउडर, लेकिन आप बॉटम का सैंपल देखोगे तो बॉटम में वहां पर चॉक पाउडर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वाटर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होगी थ्रू आउट द वॉल्यूम, इन डिफरेंट कॉम्पोजिशंस की वजह से हम इसको बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, विजिबल फेजेस रहेंगे इसमें, आप देख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि फेजेस को अलग अलग देख सकते हैं, चॉक पाउडर अलग दिख रहा था, पानी अलग दिख रहा था। तो विजिबल फेजेस, जब सेपरेट विजिबल फेजेस दिखेंगे तो वो होमोजेनस नहीं है, हेटेरोजेनस। इसके एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं, ये विनेग्रेट है, ट्रेल मिक्सिंग है, ठीक है, सॉइल है, फिर यहां पर आप स्मोक देख सकते हैं, ब्लड देख सकते हैं, ब्लड के अंदर भी विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर में। तो हमने होमोजेनस पढ़ा, हेटेरोजेनस पढ़ा। अब इसको एक बार हम है ना उस तरीके से समझ लेते हैं जिस तरीके से हमको समझना चाहिए। एक बार इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन दी प्रॉपर प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो यहां देखो, होमोजेनस मिक्सचर हमने पढ़ा कि हम अगर बहुत अच्छे से उसको स्टेयर कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जैसे शुगर और वाटर का एग्जांपल लिया था, तो उनकी जो स्वीटनेस है वो फर्स्ट और लास्ट स्टेप में सेम रहेगी, यानी कि यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर, और ऐसे को हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट शिप दोनों में ही सेम उसका टेस्ट रहे, यानी सेम कॉम्पोजिशन रहे थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो ये रहेगा होमोजेनस। हेटेरोजेनस को डिफाइन करेंगे ऑन द अदर हैंड द स्टीर्ड मिक्सचर मैंने यहां पर भी बहुत अच्छे से मिक्स किया था, मैंने प्रॉपरली मिक्स कर दिया था, और मिक्स करने के बाद वाटर, जैसे कि यहां पर मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, सैंड और वाटर का एग्जांपल ले ले, तो मैंने मिक्स कर दिया। तो यहां पर देखेंगे कि सैंड पार्टिकल्स जो है इजीली विजिबल है। सबसे पहला पॉइंट कि सैंड पार्टिकल्स आर इजीली विजिबल, यहां पर इजीली विजिबल है, वहां पर इजीली विजिबल नहीं था। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको ना शुगर के पार्टिकल दिख रहे थे, ना पानी के पार्टिकल, ना सॉल्ट के पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इजीली विजिबल होंगे, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो होगा ये सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इजीली विजिबल भी होंगे, सेटल डाउन भी हो जाएंगे। तो ऐसे जो मिक्सचर है उनको हम हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे मिक्सचर्स को? हम हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर कट हो गई बात। ठीक है भाई, होमोजेनस पढ़ा, हेटेरोजेनस पढ़ा। मेरे क्लास की यही खासियत है, अगर आप लोग मेरे से कैप्टन कोर्स में पढ़ रहे हो ना, तो आप लोग जानते होंगे कि यार सर कैप्टन कोर्स में इस तरीके से पढ़ाते हैं साइंस को कि क्लास के अंदर ही सब कुछ याद है, क्लास के अंदर ही सब कुछ समझ आ जाता है, क्लास के अंदर ही ऐसा रिवीजन हो जाता है कि तुम अभी टेस्ट ले लो, अभी पेपर ले लो। ठीक है ना, तो ये भाई मेरी खासियत है यार। ठीक है, ये तुम्हारे छोटे भाई की खासियत है, तुम्हारे पीके बाबा की खासियत है। ठीक है ना, हंस लो तुम, हंस लो बेटा। ज्यादा अंतर नहीं है हमारी उम्र में यार, इसलिए बोल रहा हूं मैं तुमसे छोटा भाई, क्योंकि मैं छोटा इसलिए हूं क्योंकि देखो अंतर कितना सा है, या तो तुम मुझसे 1-2 साल बड़े होंगे या मैं तुमसे 1-2 साल छोटा होऊंगा यार। दाढ़ी मूंछों का क्या, ये मेरे जल्दी आ गई, थोड़ा वो हार्मोनल डिफरेंस आ गया मेरे कुछ। ठीक है, ये वाला मैटर है साहब। ये क्या मैटर है, हमने समझ लिया, होमोजेनस हेटेरोजेनस। अब इनको एक बार है ना क्लासिफाई करके अच्छे से समझ लेते हैं, कंपेयर करके समझ लेते हैं। तो कंपेयर करके कैसे समझेंगे? की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप बात करो होमोजेनस में, तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। अच्छा, इधर क्या होता है साहब, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। इसमें सिर्फ एक ही फेज आपको दिखेगी, इसमें आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। जैसे हमने शुगर और वाटर को मिलाया, तो शुगर और वाटर अलग अलग नहीं दिखेगा मिक्सचर में, वो एक साथ रहेंगे, सिंगल फेज में रहेंगे। जबकि यहां पर मल्टीपल फेजेस दिखेंगे, आपको सैंड अलग दिखेगी, वाटर अलग दिखेगा। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स है वो नेकेड आई से विजिबल आपको होंगे ही नहीं, अलग अलग विजिबल होंगे ही नहीं। जबकि
यहां पर कंपोनेंट्स को आप देख सकते हैं, पानी अलग दिख रहा था, सैंड अलग दिख रही थी, ठीक है। एक एग्जांपल्स भी बात करें तो मडी वाटर हो गया, मडी वाटर एग्जांपल हो गया, चॉक पाउडर वाला मिक्सचर एग्जांपल हो गया। यहां पर देखोगे शुगर सॉल्यूशन, विनेगर हो गया, सोडा वाटर हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है, ये होमोजेनियस है, यूनिफॉर्म है। तो यहां तक की बात है तो क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी एक्टिविटी 5.1 में दिया हुआ है। देखो यहां पर हम पूरा का पूरा आपका जो एनसीईआरटी बेस है उसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में एकदम 1 to 1 एक एक वर्ड को क्लियर करके चल रहे हैं, ठीक है। जहां पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है वो भी मैं साथ में करवा रहा हूं, जहां पर आपको थोड़ा सा सिलेबस से ज्यादा कंटेंट की जरूरत है फॉर डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग, फॉर राइटिंग योर आंसर करेक्टली प्रॉपरली, तो वहां पर भी मैं कर रहा हूं। साथ के साथ हम एनसीईआरटी की तो एक भी लाइन नहीं छोड़ने वाले हैं, एक भी वर्ड नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी 5.1 है। देखो इसमें आप लोगों को क्या बोला गया है इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए कि भैया तुम 3 प्रकार के मिक्सचर लो। कितने प्रकार के लो? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के तुम्हारे घर में ही है यार। देखो पहला क्या ले लो तुम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिया, सॉल्ट और वाटर। 1 पार्ट सॉल्ट 2 पार्ट वाटर। 1 पार्ट सॉल्ट 2 पार्ट वाटर मतलब यानी जितना आप नमक ले रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में आप वाटर ले लें, ठीक है। उसको मिक्स कर दिया प्रॉपरली बहुत अच्छे से यहाँ पर। फिर देखो चॉक पाउडर, यहाँ पर 1 पार्ट चॉक पाउडर 2 पार्ट वाटर ले लो, ठीक है। 1:2 में यहाँ पर भी मिक्स कर दिया, बढ़िया मिक्स कर लो, ठीक है। यहाँ पर 1 पार्ट वाटर 1 पार्ट मिल्क ले लिया, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 है, इन दोनों का रेशियो 1:2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स कर दिया। अब इन तीनों को हमने यहां पर सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड, इस पर मत जाओ तुम, ये जो है ना इस पर मत जाओ। इस पर अभी हम डिफाइन करेंगे कि यार हम किस प्रकार के पर्टिकुलर मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, किस प्रकार के पर्टिकुलर मिक्सचर को सस्पेंशन बोलते हैं, किस प्रकार के पर्टिकुलर मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलोइड, ठीक है। उस पर आएंगे, अभी यहां पर मत जाओ, सिर्फ इन 3 मिक्सचर्स का ध्यान दो। अब इन 3 मिक्सचर्स के ऊपर हमने करा था साहब एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट? हमने एक लेजर ली, लेजर से जब मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर इस लेजर बीम को पास किया तो मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था। आप यहां देख सकते हैं ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है। मैं आपको ये सब एक्टिविटीज भी करा के बता दूंगा, चिंता मत करो, एक्चुअल में ऐसा होता है। जब आप लेजर बीम पास करोगे तो नो लेजर बीम सीन। आप यहां देख रहे हो बी वाले सॉल्यूशन में, बी वाला सॉल्यूशन क्या था भैया, बी वाला चॉक पाउडर का सॉल्यूशन था, उसको अच्छे से स्टिर किया, उसमें भी आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा एकदम स्कैटर्ड डिफ्यूज्ड थोड़ा पाथ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप सी वाले सॉल्यूशन में यानी जो मिल्क में 1:1 था, मिल्क वाले में देखोगे तो बिल्कुल एक लेजर स्ट्रेट बीम नजर आ रहा है, लेजर का स्ट्रेट बीम नजर आ रहा है। और ये जो स्ट्रेट बीम नजर आता है ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे, यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर इन 3 मिक्सचर को 3 कैटेगरी में क्या कर सकता हूं, क्लासिफाई कर सकता हूं बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मिक्सचर्स। और ऐसा किया हमने, ठीक है। उनकी कुछ स्पेसिफिक बातें भी हम समझेंगे। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि पार्टिकल विजिबिलिटी, लेजर लाइट, सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, ये सारी की सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करी। क्या करी, पार्टिकल्स विजिबल होते किस में होती हैं, किसके अंदर जो है लेजर लाइट दिखती है, किसके अंदर पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और किसके अंदर फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। चलो ये देखते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिल्ट्रेशन पॉसिबल है क्या, तुम इसको छलनी में से निकालो, निकल जाएगा। इसमें लाइट जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या पॉसिबल है, यहां पर फिल्ट्रेशन पॉसिबल है क्या। चलो मैं हर चीज पर यहां पर आपको राइट कर देना अगर है तो। दूसरी बात क्या है, यहां पर लाइट की विजिबिलिटी, लाइट बोले तो लेजर की विजिबिलिटी। तीसरी बात इसमें क्या है भाई, तीसरी बात कौन सी करनी थी हमें, देखो यहां पर हमसे पूछा था सेटलिंग। अच्छा सेटलिंग, फिल्ट्रेशन हो गया, सेटलिंग हो गया, लाइट विजिबल, पार्टिकल विजिबल, ठीक है, ठीक है। सेटलिंग, ठीक है। और क्या था, पार्टिकल विजिबिलिटी, ठीक है भाई, पार्टिकल विजिबिलिटी। ये मेरे पास 4 पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पर मुझे इन 3 चीजों को यहां पर पढ़ना है, समझना है। चलो कर लेता हूं। क्या सबसे पहले फिल्ट्रेशन, अगर मैं इसको छलनी में से निकालूंगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा करके भी कोशिश कर लो, नहीं होंगे। तो यहां पर फिल्ट्रेशन नहीं होगा इन दिस केस। दूसरे में लेजर लाइट यहां पर विजिबल ही नहीं है। सेटल होगा कि सेटल यहां होगा ही नहीं। इसके जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, यानी कि जो एक विशेष प्रकार का यहां पर एक विशेष प्रकार का मिक्सचर है जिसमें ना फिल्ट्रेशन होता है, ना उसमें लेजर लाइट का पाथ दिख रहा है, ना यहां पर ये पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, ना पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल है, ठीक है। तो इसको मैं एक कैटेगरी में रख दूंगा जिसका नाम फिर मैं क्या दूंगा, सॉल्यूशन।
यानी ऐसी प्रॉपर्टी शो करने वाला कोई भी मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। फिर यहां पर आ जाओ, दूसरे में क्या है भाई, यहां पर देखो आप, यहां पर सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि चॉक पाउडर और वाटर, इसको मिक्स किया आपने, चॉक पाउडर पूरी तरह से नहीं डिसॉल्व होता है, ये आप देखेंगे। आप अगर यहां पर फिल्ट्रेशन करेंगे तो आपको पार्शियल फिल्ट्रेशन होगा, बिल्कुल आप चॉक पाउडर को सेपरेट कर रहे होंगे, किससे, पानी के अंदर से, फिल्ट्रेशन से। लेजर लाइट का पाथ यहां पर विजिबल होगा लेकिन डिफ्यूज्ड, ठीक है। पार्टिकल्स सेटल होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल होंगे, यानी कि चारों के चारों प्रॉपर्टीज यहां पर होंगी सस्पेंशन के अंदर। सस्पेंशन के अंदर फिल्ट्रेशन भी हो जाता है, लाइट जो लेजर लाइट है उसका पाथ भी विजिबल होता है, सेटल भी होते हैं। देखो ध्यान से समझना, जब तक पार्टिकल सेटल नहीं हुआ तब तक लाइट का पाथ नजर आएगा, विजिबल होगा, लेकिन जब पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, पानी। अरे पानी के अंदर से तो लाइट नजर ही नहीं आती यार, आती है क्या, पानी के अंदर लाइट का पाथ विजिबल होता है कि नहीं। तो जब ये सेटल हो जाएंगे तब इसमें लेजर लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, बट जब तक नहीं हुए तब दिखेगा। पार्टिकल्स विजिबल है क्या, बिल्कुल विजिबल है। अब कोलॉइड में आ जाओ, कोलॉइड की क्या प्रॉपर्टी भाई, यहां पर आप देख रहे हो कि फिल्ट्रेशन नहीं, छलनी से आप दूध को छानते हो, क्या आपका दूध और दूध के अंदर से जो फैट है, कैल्शियम है, वाटर, ये अलग अलग हो जाता है, नहीं होता सर, तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा यहां पर। लेजर लाइट भाई शो करती है, लेजर लाइट तो यहां पर अपना पास शो करती है। पार्टिकल सेटल होते हैं कि नहीं होते सर, पार्टिकल्स विजिबल है कि नेकेड आई से नहीं होते। तो ये कुछ प्रॉपर्टी शो करने वाले को तो हम कोलॉइड बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी शो करने वाले को हम सस्पेंशन बोलते हैं। कई बातें क्लियर है, क्लियर है ये बातें। इसी के बेसिस पर हमने सारा का सारा कार्यक्रम यहां पर किया है, यानी सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन यहां पर डिफाइन किया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कैसे होते हैं, जनरली ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, किसके, एटम साइंस और सब्सटेंसेस के होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। इसके अंदर इस सॉल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है ये बात अभी तुम्हें नहीं सोचनी है, ये मैं इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं, बस तू डटा रहे, ठीक है, डटा रहे भाई, तेरा छोटा भाई जो है ना सब कंप्लीट करा देगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के एक कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं हम सॉल्यूट, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कोलॉइड में, तो कोलॉइड जनरली कैसे होते हैं, इनकी जो पार्टिकल साइज है वो इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट बोले तो यहां पर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल की साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, साइज ऑफ पार्टिकल, तो ये नैनोमीटर के ऑर्डर की होती है, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन यहां पर मैं साइज की बात करूं तो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा, साइज जो होगी वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगी, और 1000 नैनोमीटर, जिसको मैं माइक्रोमीटर भी बोलता हूं, उस माइक्रोमीटर से कम होगी। ये हो जाएंगे हमारे कोलॉइड, ठीक है। यानी इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज होगी, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है कि लाइट के पाथ को विजिबल करेगा, जब भी लाइट का पाथ विजिबल होगा उस इफेक्ट को हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल है मिल्क, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कोलॉइड के अंदर भी जो कोलॉइड होता है वो बना होता है तो डिस्पर्जिंग फेज एक डिस्पर्जिंग मीडियम से, ठीक है। किससे, डिस्पर्जिंग फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम। इसका भी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें समझाने वाला हूं इस वीडियो में कि भैया कोलॉइड के अंदर कौन तो डिस्पर्जिंग फेज है, कौन डिस्पर्जिंग मीडियम है, किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं। फिर आता है हमारा लास्ट धुरंधर, जिसका नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है भाई, जनरली ये हेट्रोजीनस ही होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स है वो लार्ज विजिबल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे, लार्ज विजिबल पार्टिकल, यानी यहां पर जो पार्टिकल की एवरेज साइज होगी दैट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, यानी ये माइक्रोमीटर से भी बड़े होते हैं, 1 माइक्रोमीटर से भी। देखो 1 नैनोमीटर कभी कभार आप लोगों को कहीं मिल जाएगा माइक्रोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर जो है वो माइक्रोमीटर में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इसको तो ऐसा हो जाएगा ये -3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और अगर मैं 1000 नैनोमीटर कर दूं तो 1000 नैनोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये आप यहां पर यूनिट कंपैरिजन भी समझ लें। तो यार बहुत ही प्यारी चीजें मैंने आप लोगों को प्यारे तरीके से बता दी है। सस्पेंशन क्या है, ये एक हेट्रोजेनस टाइप का मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, ये पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम के अंदर ये पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सस्पेंशन, ठीक है। अब सस्पेंडेड रहेंगे तो हमें हमारी आंखों से दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स यहां पर विजिबल होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं यहां पर एक टेबल में इसको पूरा का पूरा क्या कर लेता हूं, यहां पर इसका समराइजेशन कर लेता हूं। तो प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पर हम इनको समराइज करेंगे, एक तो टाइप ऑफ मिक्सचर कि किस टाइप का मिक्सचर होता है,
ठीक है। दूसरा, पार्टिकल की विजिबिलिटी बाय द नेकेड आइज। तीसरा, पार्टिकल सेटल होंगे नहीं होंगे, इस पर हम करेंगे, ठीक है। तीसरा, चौथा हो जाएगा हमारे पास क्या है यहां पर, फिल्ट्रेशन के बेसिस पर। और फिफ्थ हो जाएगा कि पाथ ऑफ लाइट विजिबल है या नहीं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं सर। देखिए अभी आपने कैसे होते हैं भाई, होमोजीनस, ठीक है, ठीक है मेरे बड़े भाई होमोजीनस होता है। फिर पार्टिकल सेटल डाउन होंगे नहीं होंगे, भाई यहां पर अगर सॉल्यूशन में तुम बात करोगे तो सेटल डाउन होंगे नहीं। अच्छा, नेकेड आई से देख सकते हो कि नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। हमने देख के अभी देखा हमने, नमक और पानी के मिक्सचर में कभी कोई पार्टिकल आपको नजर ही नहीं आएगा, ना ही वो सेटल डाउन होगा, ना ही आप उसको फिल्ट्रेशन से कर सकते हो, और ना ही वो विजिबल होगा, ना ही उसमें लाइट का पाथ विजिबल होगा। ये सारी चीजें मैं पहले भी करा चुका हूं, मैंने वहां पर समझा दी है, यहां पर एक बार और समराइज कर दे। सस्पेंशन भैया सबसे बड़ा, इसमें सब कुछ होगा, जो मर्जी आए कर लो, सब होगा। फिल्ट्रेशन कर सकते हो, पार्टिकल्स इतने बड़े हैं विजिबल हो जाएंगे नेकेड आई से, ठीक है। लाइट का पाथ भी विजिबल होगा। और क्या चाहिए भैया, और चाहिए कि सेटल डाउन होंगे, क्या बिल्कुल होंगे। मिक्सचर का टाइप क्या है, हिट्रोजिनस। मिक्सचर का टाइप क्या है, हिट्रोजिनस, ये ध्यान से समझना, ठीक है। कॉलोइड में भी क्या होता है, जनरली मिक्सचर्स हिट्रोजिनस होते हैं, कुछ कुछ कॉलोइड जो है होमोजीनस भी होते हैं इन सर्टेन कंडीशंस, जैसे मिल्क है होमोजीनस होता है, लेकिन हम यहां पर हिट्रोजिनस जनरल टाइप्स की लेकर चलेंगे, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स है नेकेड आई से दिखते हैं क्या, नहीं। उसके बाद सेटल डाउन होते हैं क्या, नहीं होते। फिर क्या है भैया, फिल्ट्रेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बस एक बात इसमें है कि यहां पर लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होगा, ठीक है। इसमें सारे नो, इसमें सारे एस, इसमें एक एस, ठीक है। क्लियर है, सारे नो सारे एस एक एस बहुत बढ़िया। तो यहां तक हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक बात फिर से मैं बता देना चाह रहा हूं भाई, ये जो चीजें हैं इतनी डिटेल में, इतने अच्छे से विद प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन हम लोग कैप्टन कोर्स के अंदर करते हैं। वहां पर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, साथ के साथ वहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, वहां पर हम बच्चों की कॉपीज भी चेक करते हैं। यही तो बात है ना, 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं वहां पर। आज जो है यहां पर यूट्यूब पर क्या हो रहा है कि मैं तुमको समझा रहा हूं, ठीक है, तुम समझ रहे हो, तुम कमेंट कर दोगे, मैं पढ़ लूंगा और अगले वीडियो में उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। लेकिन वहां पर रियल टाइम होता है यार, तुमको डाउट हैंडल्स किया, मजा आ गया भाई, सर ने पूछा, सर से पूछा तुमने डाउट, सर ने दिया जवाब, ठीक है, यही क्लियर, क्लास में क्लियर सारा कुछ मामला, ये है बात, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ेंगे तो भाई देखो इसमें क्या है, समझो ध्यान से। अब यार हम सॉल्यूशन जो है ना, इस सॉल्यूशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सॉल्यूशन के बारे में जैसा कि अपने सिलेबस में, अपनी बुक में दिया हुआ है यार, कि थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल्ड में इसका एनालिसिस जरूरी है, तो करते हैं साहब, हमारी बुक बोल रही है तो हमें तो करना ही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर जो कि 2 और मोर सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि भैया इसकी जो एवरेज पार्टिकल साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये लाइट को विजिबल नहीं करता है, मतलब जो लेजर लाइट होती है उसका पाथ इसमें विजिबल नहीं होता है, इसके पार्टिकल जो है नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, तो ये कुछ प्रॉपर्टी सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो ऐसा एक मिक्सचर है जिसका हमने नाम लिखा है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जिन 2 सब्सटेंसेस से बनता है उनको हम बोलते हैं, एक को सॉल्यूट, एक को सॉल्वेंट, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो मैं शुगर सॉल्यूशन में क्या मिलाता हूं भैया, शुगर मिलाई सर, और क्या मिलाया हमने जी, वाटर मिलाया। तो शुगर और वाटर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है यहां पर, इनमें से कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है ये समझते हैं। तो यार यहां पर हम बात करें जहां पर 2, एक क्या है सॉलिड है, इस मिक्सचर में एक चीज क्या है सॉलिड, जैसे यहां पर देखूंगा शुगर क्या है सॉलिड, एक क्या है साहब लिक्विड, लिक्विड क्या है यहां पर वाटर। क्या सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना है आपका ये मिक्सचर, यानी इस मिक्सचर में 2 डिफरेंट मटेरियल मिक्स हो रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, एक लिक्विड है एक सॉलिड है। और जब भी ऐसा होगा, आप लोगों ने जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं 8 क्लासेस में पढ़ा भी होगा आई थिंक, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहां पर तुमको बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं कि जब भी सॉलिड और लिक्विड मिले तो यहां पर हमें क्या होगा, जो लिक्विड है वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, सॉल्वेंट। लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। सर मात्रा का कोई रोल नहीं है क्या, तो भाई मात्रा का कोई रोल नहीं है, मात्रा बोले तो क्वांटिटी का कोई रोल यहां पर नहीं है, ठीक है ना। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम कह सकते हैं। तो जब भी सॉलिड और लिक्विड मिक्स होते हैं तो जो लिक्विड है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, और यहां पर वाटर है तो वाटर भैया यहां पर क्या हो गया, सॉल्वेंट। शुगर जो है वो क्या हो गई यहां पर,
सॉल्यूट। तो यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता कैसे चला? लिक्विड इज द सॉल्वेंट एंड सॉलिड पार्ट इज द सॉल्यूट। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाया इन्होंने? सॉल्यूशन। यानी इनका जो मिक्सचर बना है ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। और अगर शुगर से बना है तो इसका नाम रखा है हमने शुगर सॉल्यूशन। अगर ये नमक का होता तो हम लिखते इसको सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो ये जिसका भी सॉल्यूशन है उसका नाम आगे आ जाएगा और ये सॉल्यूशन लिख गया। लाइक मैं यहां पर क्या लिखता? सॉल्ट प्लस वाटर, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन। मैं यहां पे लिखता कॉपर सल्फेट एंड वाटर, तो ये क्या हो जाता? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो तुम लोग इसको समझ सकते हैं। अब ऐसे के डिफरेंट टाइप के भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जब भी सॉलिड और लिक्विड मिलेगा तो लिक्विड हमेशा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो बनेगा ये सॉल्यूशन किसके नाम से जाना जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से। जैसे यहां पर बोलेंगे शुगर और वाटर का था तो शुगर सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट और वाटर का था तो सॉल्ट सॉल्यूशन। ये इसके एग्जांपल्स हो। फिर मैं बात करूं क्या सर लिक्विड लिक्विड को भी मिला सकते हैं? भाई मिला सकते हैं ना, क्यों नहीं मिला सकते? आप लोगों ने एसीटोन वाटर सॉल्यूशन देखा है जिसमें एसीटोन के अंदर पानी मिला देते हैं सर, अभी सेपरेशन में देखेंगे भी सही हम उसको। तो जब भी दो लिक्विड आपस में मिलते हैं, जब दो लिक्विड आपस में मिलते हैं तब हमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि कौन सा वाला ज्यादा क्वांटिटी में, कौन सा वाला कम क्वांटिटी में। तो जो कम क्वांटिटी में होगा, जो कम क्वांटिटी में होगा वो कहलाएगा सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। यानी कि जब लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन बन रहा है, इन दैट केस वी नीड टू सी द क्वांटिटी ऑफ दी सब्सटेंसेस। ठीक है? तो यहां पर कौन ज्यादा क्वांटिटी में है? भैया सॉल्वेंट बोलेंगे हम उस लिक्विड को जो ज्यादा क्वांटिटी में है, और सॉल्यूट बोलेंगे उस लिक्विड को जो कम क्वांटिटी में है, और इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है? फिर तीसरा टाइप, गैस भी लिक्विड में मिक्स हो जाती है, ध्यान हो जाती है ना। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक आप लोगों ने देखी है, जैसे ढक्कन खोलते सर गैस निकलती है, तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिक्स्ड रहती है। तो वो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मिक्सचर है। तो यहां पर भी सिंपल है कि भैया लिक्विड है तो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और गैस है तो उसको सॉल्यूट बोलेंगे। समझ गए? जैसे एग्जांपल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। एक और टाइप है जो मोस्ट प्रोमिनेंट है और जिसके एग्जांपल्स भी अभी आप लोग पढ़ेंगे यहां पर, उसका है सॉलिड और सॉलिड। क्या दो सॉलिड सॉलिड मिलकर भी सॉल्यूशन? सर सॉलिड सॉलिड कैसे मिलेंगे? सॉलिड सॉलिड ऐसे तो मिलता नहीं सर। मेरा पेन और ये रिमोट कैसे मिलेगा? बताइए इनका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो भैया मैं इनको पहले पिघलाऊंगा। क्या करूंगा? इनको मैं पिघलाऊंगा, इनको मेल्ट करूंगा, और मोल्टन स्टेट में इनको मैं मिक्स कर दूंगा। और अगर मिक्स मैंने यूनिफॉर्मली किया, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली मिक्स किया, फिर इसको कूल डाउन किया, जब इसको ठंडा करूंगा तो वापस सॉलिड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? जो सॉलिड बनेगा इनका दोनों का मिक्सचर से जो नया सॉलिड बनेगा वो क्या कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा भाई? वो सॉलिड सॉल्यूशन। यानी दो सॉलिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। और जनरली हमारे यहां पर इनका नाम अलॉयज भी रखा हुआ। तो जितने भी अलॉयज का नाम तुम सुनते हो ना, स्टील हो गया, ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, सोल्डर अलॉय हो गया, ठीक है? तो ये सारे के सारे अलॉयज जो है ये एक तरीके के क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। दीज आर सॉलिड सॉल्यूशंस है। ठीक है ना? तो यहां पर जो सॉलिड कम मात्रा में होगा उसको तो हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है? जो ज्यादा मात्रा में होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। यानी कि जब भी दोनों चीजें सेम है, जैसे लिक्विड लिक्विड, जैसे सॉलिड सॉलिड, तो यहां पर मैटर जो है फेज का नहीं रह जाता, स्टेट का नहीं रह जाता, यहां पर मैटर आ जाता है फिर क्वांटिटी का। और अगर स्टेट अलग है तो फिर स्टेट का मैटर आ जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर मैटर किसका है? क्वांटिटी का। और इसके एग्जांपल भी है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील भी होता है, ब्रास होता है, ब्रोंज होता है, ठीक है, शोल्डर होता है। ये ऐसे कई सारे अलॉयज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि सॉल्यूशन कैसा होता है। सॉल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अलग अलग फेजेस, अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं। तो जब स्टेट अलग होगी तो उस केस में कौन सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट होगा, और जब स्टेट सेम है तो उस केस में कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट होगा। ये बात भी मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर कट कर दी है। अब यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ। क्या यार ये मात्रा भी, ये क्वांटिटी भी मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट करती होगी क्या? बिल्कुल करती है। अगर मान लो आप 1 चम्मच शक्कर डालेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर में तो टेस्ट कैसा रहेगा? बोले हाँ सर हल्का मीठा रहेगा। लेकिन अगर मैं वहां पर 5 चम्मच मैंने ऐड कर दिया, मतलब 5 चम्मच उसमें शुगर ऐड कर दिया, तो टेस्ट कैसा रहेगा? बोले सर वेरी स्वीट मजा ही आ गया, गुलाब जामुन की चाशनी बन गई। तो वो जो टेस्ट है, वो जो कॉम्पोजिशन चेंज करने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, वो भी तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ना दोस्त। ठीक है? तो वो जो क्वांटिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, कितना सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ हमारी साइंस में फिजिकल टर्मिनोलॉजी, फिजिकल फॉर्मूलाज, फिजिकल मेथड्स हैं
जिनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन मेथड्स, ठीक है, कंसंट्रेशन मेजरमेंट मेथड्स। तो सबसे पहले तो मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, अगर सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन का मतलब है कि मैं बात करूं एज अ होल मिक्सचर की, जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मैं यहां पर मेनली सॉल्वेंट है उसको अवॉइड करूंगा, हालांकि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में भी सॉल्यूट को यहां पर मेजर किया जा सकता है और उसको भी कंसंट्रेशन में काउंट कर सकते हैं, लेकिन इन आवर क्लास हम जो भी बेसिस लेंगे वो पूरे सॉल्यूशन को लेंगे, यानी पूरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज हमारा मैटर ऑफ कंसंट्रेशन होगा यहां पर, ठीक है ना। सॉल्वेंट को हम बेस नहीं बनाएंगे यहां पर। तो यहां पर मैं अगर डायरेक्टली पढ़ूं तो ये पढ़ सकता हूं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया साहब। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे हम भैया, कुछ भी कर सकते हैं सर। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, ORS का पैकेट देखा है, ORS का पैकेट, भाई ORS को पानी में मिलाते हैं, मिक्स करते पी जाते हैं जब भी डिहाइड्रेशन होता है, तो ORS के ऊपर लिखा होता है कि इसमें कौन कौन सा सॉल्यूट कितने अमाउंट में है, लिखा होता है ना, सॉल्यूट का अमाउंट लिखा होता है वहां पर। तो अंडरस्टैंडिंग द कंसंट्रेशन इज एसेंशियल नॉट ओनली इन द साइंस लेबोरेटरीज बट ऑल्सो इन द एवरीडे लाइफ, जैसा कि हम देख सकते हैं, वेदर इन द मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड, कॉस्मेटिक और इवन वाइल मेकिंग द सिंपल कप ऑफ टी। क्यों भाई, कप ऑफ टी में भी कंसंट्रेशन का मैटर है सर। अगर ज्यादा चीनी डल गई तो दिक्कत हो जाती है ना, हो जाती नहीं। आप में से कितने बच्चे ने चाय बनाई है? अरे चैट में बताओ यार, कितने बच्चे चाय बनाना जानते हैं? बोल दे आई एम द टी मेकर, ठीक है। और ऐसे मत समझने लग जाना कि चाय बनाना आता है तो देश चला सकते हैं, चाय वाला ही तो देश चलाते हैं, ऐसा तो नहीं लगता, ठीक है चलो वो बात अलग है। तो चाय के अंदर कॉम्पोजिशन यानी कंसंट्रेशन का बहुत की रोल होता है। अगर आपने चीनी ज्यादा डाल दी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट दैट इज नॉन ए शुगर, अगर वो ज्यादा है इन अ सॉल्यूशन तो बहुत मीठी हो जाएगी और लोग उसको अच्छे से पी नहीं पाएंगे। बहुत कम डाल दी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर इन द सॉल्यूशन दैट इज नेम्ड ए चाय अगर कम है तो अच्छी नहीं लगेगी तब भी, यानी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अदरक भी है है कि नहीं, उसके बाद पानी भी है, मिल्क भी है, तो ये सब चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन का डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा की रोल है। अब सबसे पहला मेथड होता है हमारा कंसेंट्रेशन मेजर करने का, वो होता है मास बाय मास या वेट बाय वेट, ठीक है, मास बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज। इसमें क्या होता है, इसको डिनोट करने का तरीका परसेंटेज M/M या फिर इसको अब डिनोट करते हैं परसेंटेज W/W, ठीक है। ये आप लोगों ने कभी देखा होगा तो लिखा भी होता है ये, ठीक है ना, लिखा भी होता है ये काफी सारे पैकेट्स पर और जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ उन पर। तो दिस इज द मेथड कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द होमोजेनस मिक्सचर। इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बताता है हमें कि कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना क्या अवेलेबल है, सॉल्यूट अवेलेबल है, ये बताता है हमें मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। चलो कैसे, क्या फॉर्मूला होता है इसमें, देखो अगर मैं बात करूं टोटल सॉल्यूशन पे कितना है, यानी परसेंटेज, यानी कि 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम में मेजर कर रहा हूं, तो पहले तो ऊपर रहेगा भैया मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे रहेगा जी मास ऑफ सॉल्यूशन, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, और ये किस में होगा, ये ग्राम में होगा। चलो इसको हम यहां पर आप देख सकते हैं, ये मिल्क पाउडर है, इसमें लिखा हुआ है यहां पर एवरेज पर 100 ग्राम, ठीक है। तो फैट कितना है भैया 26 ग्राम है, शुगर कितनी है 49 ग्राम है, फाइबर कितना है 0 ग्राम है, प्रोटीन कितना है 15.5 ग्राम है, सोडियम कितना है 0.8 ग्राम। तो ये जो मिल्क पाउडर है इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जो टोटल मिल्क का सोल्यूशन है उसके 100 ग्राम में कौन सा सोल्यूट कितना ग्राम है, ये भी मास कंसेंट्रेशन को ही बता रहा है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। इन क्वेश्चंस को बहुत प्यारे तरीके से, बहुत धैर्य के साथ और अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में सॉल्व कर दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि इनमें देखो ये क्या है, सॉल्ट का मास है, कितना है सॉल्ट 10 ग्राम,
फिर क्या है भैया वाटर, वाटर कितना ग्राम है सर, वाटर है जी 90 ग्राम, ठीक है। अब इनमें क्या होगा पहले पता करो, सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, ये बड़ी दुविधा है हमारे साथ। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये वाटर जो है लिक्विड है, तो भैया लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये क्या है भैया सॉल्ट, क्या है सर सॉलिड है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। बिल्कुल क्लियर है यहां तक, ठीक है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है भैया, मास बाई मास परसेंटेज का, मास बाई मास या फिर और वेट बाई परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये वाली बात है, ये वाली बात है जी। अब तुम लोग देखना चुटकियों में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं 10/90 कर देंगे। नहीं भाई, यहां पर जो है, यहां पर आप लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम। अब यहां लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन 90 ग्राम है, 90 ग्राम है क्या भाई। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है भाई, ये सॉल्यूशन थोड़ी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन समझो, सॉल्यूशन बराबर होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होता है। तो देखो भैया सॉल्यूशन की क्या आ जाएगा, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, ठीक है जी, सॉल्वेंट कितना है जी 90 ग्राम, तो टोटल कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा 100 ग्राम। यानी इन दिस केस सॉल्यूशन इज व्हाट 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम इनटू 100, ठीक है। 100 से 100 उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा सर। तो क्या आंसर आ जाएगा 10% W/W या फिर मास बाई मास। बहुत प्यारे तरीके से हमने इस एक छोटे से न्यूमेरिकल छोटे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अच्छा यही तरीका है क्या, और भी तरीके भैया, और भी तरीके, लेकिन अभी पढ़ने वाले उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लो भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, अ केक रेसिपी। क्या है भाई, ये एक केक की रेसिपी है, केक रेसिपी है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें डल रहे हैं, नेमली 75 ग्राम ऑफ द शुगर, कितना 75 ग्राम ऑफ द शुगर, 420 ग्राम ऑफ द पर्पस फ्लोर, ठीक है ना, कितना है फ्लोर 420 ग्राम ऑफ द पर्पस फ्लोर एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं। हमने क्या देखा वहां पर, शुगर कितना ग्राम 75 ग्राम, ठीक है जी। देखो पहले पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट रख लेते हैं, शुगर है, फिर फ्लोर है, ऑल पर्पज फ्लोर, ठीक है जी। एक और क्या है साहब, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दूंगा NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, दोबारा से ध्यान से समझ लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। ये कितना है भैया 5 ग्राम, चलो यहां पर आप इनकी क्वांटिटी लिख दो, ये कितना है 75 ग्राम, ये कितना है जी ये जी 420 ग्राम, ठीक है, ये कितना है जी, ये जी 5 ग्राम। अब इनमें मुझे ये पता करना है कि विच वन इज सॉल्यूट विच वन इज सॉल्वेंट, ठीक है, ये पता करना है। ये भी सॉलिड, सुनो ये भी क्या है सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। अब तो चक्कर पड़ गया पाजी, है वो वाला तो काम नहीं होता कि जितने एक तो लिक्विड आ जाएगा और हो जाएगा जी हमारा सॉल्वेंट, है इतने वो ट्रिक काम ना करेगी। तो जब वो ट्रिक काम नहीं करे, जब तीनों की स्टेट एक है, यहां पर देखो 2 भी हो सकता था, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 3 ले लिए बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए। तो यहां पर तीनों की स्टेट सेम है, तो यहां पर अमाउंट का रूल काम करेगा कि जो ज्यादा अमाउंट में दैट इज सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में दैट इज सॉल्यूट, ठीक है। तो यहां पर तो हमारे पास सबसे ज्यादा अमाउंट में तो है ऑल पर्पस फ्लोर, कौन है भाई ऑल पर्पस फ्लोर, तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में वो क्या हो जाएगा हमारे लिए सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा वो सॉल्वेंट, ये लो, ठीक है। जो सबसे कम अमाउंट में है भैया, सबसे कम अमाउंट में तो ये है और ये भी कम ही है, तो एक सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, मान लो मैं इसको बोल देता हूं सॉल्यूट नंबर 1, ये हो जाएगा जी सॉल्यूट नंबर 2,
2 सॉल्यूट हो गए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंसंट्रेशन उसने बोला है ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, हर एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन आपको बतानी है। तो कंपोनेंट में क्या है भैया, पहले तो सॉल्यूशन निकालो। तो ये इनका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसके 3 कंपोनेंट बन गए यहाँ पर, इसके जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इनका सबका सम। तो 70 पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन बराबर 75 ग्राम प्लस 420 ग्राम प्लस 5 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो टोटल देखो, तो 5 और 75 हो जाएगा 80 और 20 हो जाएगा 100 और 100 और 400 हो जाएगा 500, यानी ये हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, अब मैं यहां पर कंसंट्रेशन की बात करूं तो मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन यानी परसेंटेज शुगर कंसंट्रेशन, शुगर की देखो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, ये कौन सी रहेगी, मास बाय मास। तो इसमें क्या करूंगा मैं, सबसे पहले सॉल्यूट का मास किसका होगा, यहां पर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, शुगर, तो ये शुगर। फिर सॉल्यूशन कितना है भैया, 500 है। क्या इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, बिल्कुल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो सर, उड़ गई तो क्या बचा 75/5। इसको करो सॉल्व, कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15% वेट बाय वेट। ठीक है, ये मास बाय मास। ठीक है, वेट बाय वेट या मास बाय मास। सिमिलरली मैं दूसरे का करूं, परसेंटेज किसका निकालूं, मुझे NaHCO3 का निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, NaHCO3 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा 500 सॉल्यूशन का इनटू ये, तो ये तो हो जाएगा 1% मास बाय मास। अब देखो, अगर पूरे सॉल्यूशन पे ये 1% है, ये 15% है, तो सॉल्यूट टोटल कितने होंगे, 2 मिलाकर टोटल 16%। अगर टोटल 16% सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना बच रहा है, 100 में से 16 माइनस कर दो। ठीक है, 100 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 84%। यानी सॉल्वेंट जो होगा दैट इज ऑल पर्पस फ्लोर, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84% मास बाय मास। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट इसी क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें बोला है कि अ ब्रास अलॉय, क्या बोल रहा है, ब्रास दैट इज 70% कॉपर बाय मास। एक ब्रास अलॉय है, कौन सी अलॉय, ब्रास, जिसके पास क्या है 70% कॉपर बाय मास। Calculate the quantities of the copper and zinc present in 120 ग्राम of brass। देखो समझना, ये 70% कॉपर है, तो बाकी का 30% क्या होगा, जिंक, यही होएगा। अगर ये किस में है, अगर मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अगर 100 ग्राम है, ये अगर ब्रास 100 ग्राम है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 70 ग्राम तो हो जाएगा जी कॉपर, प्लस 30 ग्राम हो जाएगा जी जिंक। होएगा नहीं होएगा, बोलो होएगा नहीं होएगा, हो जाएगा, क्लियर कट है। अब ये, लेकिन ये 100 ग्राम नहीं है सर, ये कितना है 120 ग्राम। तो 120 का क्या निकालना है आपको, कॉपर एंड जिंक का वो निकालना है अमाउंट, तो 120 ग्राम में क्या हो जाएगा, कर लो। 120 ग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 70% कैसे निकालते हैं, क्लियर है, पता है आपको, नहीं पता, बता दूं मैं। चलो, परसेंटेज निकालने का भी एक बेसिक और सिंपल तरीका आप लोगों को बता देता हूं मैं। क्या आप लोगों को 10% निकालना आता है? देखो, आप लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, 50%, 10% जानते हैं क्या, ठीक है ना, एक 5%, एक 1% जानते हैं। अगर मुझे 50% करना है, इसका मतलब मुझे किसी भी नंबर का 1/2 कर दो, 50% आ जाएगा। अगर मुझे 10% इस ये करना है तो 1/10 कर दूं मैं, यानी पीछे की एक डिजिट छोड़कर 0 लगा दो, सॉरी पॉइंट लगा दो, तो 10% हो गया। ठीक है, 5% करना है तो 10 का आधा हो गया, या फिर आधे का 1% हो गया। समझो, 10 का आधा कर दो तो 5% हो जाएगा, यानी 1/10 निकालो, उसका आधा कर दो, या पहले आधा निकालो फिर उसका 1/10 कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5%। 1% करना है तो क्या करोगे, 1/100,
यानी पीछे से 2 डिजिट छोड़कर 0 लगा दो, कर सकते हैं। इसका मुझे क्या करना है 70%। समझो 70% कैसे अचीव किया जा सकता है। 70 बोले तो 50 प्लस 10 प्लस 10 ऐसा कर सकते हैं। 70 के 50 कैसे करोगे भाई, 120 का 50 क्या हो जाता है 60, आधा। 120 ग्राम का 50% यानी आधा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अच्छा इसका 10 कितना हो जाएगा, एक जीरो हटाते 12, तो 12 कितना हो जाएगा 24, यानी टोटल क्या आ जाएगा 84 ग्राम। समझो ये क्या हो जाएगा 84 ग्राम। अगर ये 84 ग्राम है 120 में से, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा जिंक, बचा हुआ क्या हो जाएगा जिंक। चलो कैसे, जैसे ओहो सर हमें तो 84 भी माइनस नहीं करना आता 120 में से, नहीं आता क्या, नहीं आता, मेरी तरह बहुत कमजोर है। चलो सिंपल सी ट्रिक समझते हैं। अगर मैं इस 84 को 120 की जगह 100 में से ही माइनस करता तो कितना बचता। अरे सर आपने अभी बताया था 16 पिछले वाले में, तो क्या बचता मेरा 16 बचता, पर मैंने तो 100 में से ही किया, 20 तो भी बच भी रहा है मेरा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साहब 36 ग्राम, यानी कॉपर हो जाएगा आपका 84 ग्राम और 36 ग्राम हो जाएगा जी जिंक। ये हो जाएगा आपका कॉम्पोजिशन। चलो अब एक और चीज समझते हैं। एक और मेथड है इसी को सॉल्व करने का, वो है मास बाय वॉल्यूम। ओहो हो सर मास और वॉल्यूम दो चीजों का कैसे आ गया कार्यक्रम, आएगा भाई। इसको बोलते हैं अपन परसेंटेज m/v या परसेंटेज w/v, ठीक है। और जनरली ये इस जगहों पर जहां पर सॉलिड को, मेरी बात समझना, जहां पर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है। देखो यहां पर किसका था मैटर, यहां पर किसका था मैटर, यहां पर तो भैया सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर था, यानी सॉल्यूशन कैसा था, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। कैसा सॉल्यूशन था, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर कैसा सॉल्यूशन होगा, यहां पर सॉलिड के अंदर लिक्विड लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करना है, यह सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन पर आते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, इसमें क्या करेंगे, मास बाई वॉल्यूम में मास होगा किसका, सॉल्यूट का, वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। मास होगा सॉल्यूट का, वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ग्लूकोज इंट्रावीनस इन्फ्यूजन है, जिसके पास यहां पर लिखा है 5% वेट बाई वॉल्यूम, 5% वेट बाई वॉल्यूम या 5% मास बाई वॉल्यूम यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके वॉल्यूम के अंदर 5% ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है ना। बाकी सब क्या है, सॉल्वेंट है तो वाटर है, बाकी सब वाटर है, बट सिर्फ 5% क्या है, ग्लूकोज है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्यूट मास में रहेगा और सॉल्यूशन वॉल्यूम में रहेगा। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है ना। क्या करना है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो यहां ग्लूकोज लिख दो, ठीक है। कितना ग्राम, 5 ग्राम लिख दो भाई। ग्लूकोज कितना ग्राम है, 5 ग्राम, ठीक है। किसमें डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में, ठीक है ना। तो ये क्या लिख दोगे आप, वाटर, ठीक है। लेकिन वाटर का दे रखा है कि यहाँ पर नहीं दे रखा, सर वाटर की कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस ग्लूकोज की दे रखी कि 5 ग्राम ग्लूकोज है टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो 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 सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन बन रहा है, 100 ml। सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, यानी मेरा ये जो 100 ml है ये सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो ग्लूकोज सर सॉलिड होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट, ठीक है ना। अच्छा वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो वाटर क्या है, लिक्विड, तो वाटर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब वाटर अगर सॉल्वेंट हो जाएगा तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी यहां पर दे रखी है क्या, नहीं दे रखी सर। सॉल्यूशन डायरेक्ट दे रखा है कि दे रखा है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ये सॉल्वेंट का जरूरी भी नहीं है। हमें क्या करना है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम निकालना है, किसका, ग्लूकोज का। तो हम कैसे निकालेंगे, निकालो, हमें क्या करना है, मास ऑफ ग्लूकोज जो कि सॉल्यूट है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम वाली बात चल रही है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास कितना है, देखो मास देखो जी 5 ग्राम है, ठीक है। और यहां पर वॉल्यूम कितना है जी 100, ठीक है। और ये 100, तो ये क्या हो जाएगा 5%, 100 से 100 कट जाएगा, तो 5% V/W या फिर 5% परसेंट क्या हो जाएगा, V/M, ठीक है।
ये आ गया आपका जी आंसर। बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों ने इसको समझा। यानी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड, कौन सा जो जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स को, वो कौन सा किस टाइप के सॉल्यूशन में लगेगा। जब सॉलिड सॉलिड है, सेम स्टेट्स हैं, तब आप देख सकते हैं सॉलिड सॉलिड में जनरली मास बाय मास परसेंट लगेगा, और जो लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड है वहां पर आपको लगेगा मास बाय वॉल्यूम। अब हम आते हैं तीसरे मेथड पर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या सीन है भाई? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप लोग समझ सकते हैं कि यार वॉल्यूम हम जनरली लिक्विड्स में और फ्लूइड्स में ही वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि यहां पर लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है और जो बन रहा है वो लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है ना। और जब भी दो लिक्विड होंगे तो यहाँ क्वांटिटी का मैटर आ जाएगा सर। किसका मैटर आ जाएगा? क्वांटिटी का मैटर आ जाएगा। और क्वांटिटी का मैटर आ जाएगा तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम किस बेसिस पर पता करेंगे? क्वांटिटी के बेसिस पर, कि कौन ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अमाउंट के बेसिस पर, क्वांटिटी और अमाउंट में थोड़ा सा मैं कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप लोग नहीं होना। अमाउंट का मतलब होता है मतलब कितनी मात्रा, नहीं है। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मतलब नंबर वाली बात है, अमाउंट का मतलब है वॉल्यूम वाली बात भी होती है, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में देखेंगे तो वॉल्यूम आएगा ऊपर नीचे, दोनों तरफ वॉल्यूम आएगा, ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। विनेगर इसका अच्छा एग्जांपल भी है। इस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं। इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे। देखो ये पेस्टिसाइड स्प्रे है ना, इट इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, यानी कि ये 100 ml उसको मिलाकर है 1 ml पेस्टिसाइड को, समझो आप। तो मैं यहां पर लिखता हूं पेस्टिसाइड, कौन सी साइड? पेस्टिसाइड। और क्या है भैया? ये वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा मिक्सचर जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे बन रहा है, पेस्टिसाइड स्प्रे बन रहा है मिलने से, ये क्या हो जाएगा? समझो ये तो हो जाएगा मेरा पेस्टिसाइड, तो कितना है? 1 ml। ये वाटर का मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, दोनों लिक्विड, तो ये कम मात्रा में है तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, ठीक है ना। ये ज्यादा मात्रा में, आपको कैसे पता सर ये ज्यादा मात्रा में? अरे भाई ये 1 ml है, सॉल्यूशन 100 ml बन रहा है, तो समझ ही सकता है ना। बाकी 99 ml तो क्या ही है? वाटर है, ठीक है। चलो लिख ही दो, 99 ml क्या है? वाटर है। ये बन गया आपका, ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूवेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। अब आपसे पूछा है कि भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, तो क्या ही करना है सर? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, वी बाय वी में क्या करना होता है? ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना? 1 ml, ठीक है। नीचे सॉल्यूशन का 100 ml, 8 to 100 है, ये हो जाएगा 1% वी बाई वी। क्या सिंपल से क्वेश्चन है नहीं, क्या सिंपल से क्वेश्चन है। तो यार इस प्रकार से आप सारी की सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके एप्लीकेशंस कहाँ और कैसे करने हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे लेवल तक ले जाते हैं। एक टर्म आती है आप लोगों के सॉल्युबिलिटी। क्या टर्म आती है भाई? सॉल्युबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है सॉल्युबिलिटी। काफी सारे बच्चों को, काफी सारे मेरे बड़े भाइयों को ये बात समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन तुम अपने छोटे भाई से, अपने पीके बाबा से, अपने फेवरेट साइंस टीचर से पढ़ रहे हो, तो तुमको फिर ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो यूं समझाएंगे अब अपन इसको कैसे। देखो हमने यहां पर आप लोगों को बात करी कि आप क्या करना, एक छोटा सा सिस्टम बताता हूं मैं। आप क्या करना, 1 चम्मच नमक डालना 1 गिलास ऑफ पानी में, घोलोगे, घुल जाएगा, गायब हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नमक किधर गया, ठीक है ना। आपने 1 चम्मच डाली, गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। आपने दूसरी चम्मच डाली, वो भी घोला, गायब हो गया, पता ही नहीं चला, ठीक है। आप तीसरी चम्मच डाल रहे हैं, चौथी चम्मच डाल रहे हैं, आप डालते जा रहे हैं और वो घुलता जा रहा है। लेकिन क्या वो हमेशा घुलता रहेगा? क्या वो हमेशा डिसॉल्व होता रहेगा? या एक लिमिट के बाद वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? तो जो वो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक वो डिसॉल्व होता है, और वो डिसॉल्व होकर जो सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है वो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट आपने डिसॉल्व कर दिया, अब वो डिसॉल्व हो चुका है, अब वो जो सॉल्यूशन बना है डिसॉल्व होने के बाद, उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी और सॉल्यूट ऐड कर दूं,
तो अब वो डिजोल्व नहीं होगा, वो डिपॉजिट होने लग जाएगा और जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर उस मैक्सिमम मात्रा से कम मात्रा है, बोले डिजोल्व हो रहा है आराम से, लेकिन अभी मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम से कम, जैसे मैक्सिमम मान लो 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर मान लो मैं 25 ग्राम ऑफ कोई सब्सटेंस मिक्स कर सकता हूं, मैक्सिमम है ये, तो उससे कम करूंगा मैं, मान लो 10 ग्राम 15 ग्राम कर दिया मैंने, तो 10 ग्राम 15 ग्राम तो कम हुआ ना मैक्सिमम अमाउंट से, तो मैक्सिमम से कम होते हैं उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अनसैचुरेटेड में मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी होती है किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की किसी सॉल्वेंट के अंदर, उससे कम अमाउंट का सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। और सैचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट का डिसॉल्व होता है, सुपर सैचुरेटेड में मैक्सिमम से ज्यादा अमाउंट का डिसॉल्व होता है। और ये जो अमाउंट होता है मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाइजेस्ट कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। तो इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज 100 ml और 100 ग्राम। ठीक है, या तो 100 ग्राम, हम मेनली 100 ग्राम ही लेके चलते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो डिसॉल्व हो सकता है, वो मैक्सिमम अमाउंट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फॉर अ गिवन टेम्परेचर। ध्यान रखना, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व होने लग जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो कम अमाउंट डिसॉल्व होने लग जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है उसको कहेंगे हम सॉल्युबिलिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आप इसको लिख लो भैया। 3 स्टार में मैंने बता दिया, इस पर क्वेश्चन आएगा पक्की बात है। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, काफी सारे बच्चे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को नहीं समझ पाते, तो मैंने भी समझाया, भी फिर से समझाता हूं कि एक सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, जिसके अंदर अब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है, अब वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है तो उसको बोलेंगे उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब एक बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आप लोगों को यहां पर जो ग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक में वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, इसमें आप देख रहे हैं, अच्छा ये 5.2 एक्टिविटी का है और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी यहां पर बता रहा है। आप यहां देखेंगे कि इस एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहां 10 है, यहां 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80 है। यहां पर सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ये यहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, अब ध्यान से समझ रहा हूं। आप देखेंगे कि टेम्परेचर जब 0 डिग्री था तब मैक्सिमम, ये कोई एक सब्सटेंस कंपाउंड ए है, इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी इतनी डिसॉल्व हो पा रहे थे, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, यहां पर ये जो पॉइंट है 0 डिग्री पर, ये यानी 0 डिग्री पर ये। अब अगर आप बात करो इसको मान लो ये 50 है, तो यहां से 0 से 50 में देखोगे तो 1 2 3 4 5 डिवीजन है। ठीक है, ये कितने 1 2 3, तो 5 डिवीजन में ये 30 हो गया साहब, यानी 30 ग्राम सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम वाटर में, किसकी? इस पर्टिकुलर सब्सटेंस ए की एट 0 टेम्परेचर। ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर। अब अगर मैं मान लो ये 10 डिग्री करूं तो 10 डिग्री पर आप देख रहे हो इससे 30 से थोड़ा सा ऊपर 31 32, फिर 20 पर देख रहे हो तो ये यहां पर पहुंचने वाला है लगभग 40 से थोड़ा सा कम 38 39 के लगभग। यहां पर आप देख रहे हो 40 से ऊपर हो गया। ठीक है, यहां आप देखोगे तो ये 40 के लगभग हो गया, सॉरी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देखोगे तो 50 के लगभग हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड रेट पे देखोगे तो 50 से ऊपर हो गया। और आप यहां देखोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इज इंक्रीजिंग, और आप देखेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लगभग सॉल्युबिलिटी जो है ये 70 ग्राम हो चुकी है इस कंपाउंड ए की। सिमिलरली यहां पर अगर मैं बात करूं किस पर, कंपाउंड बी पर, तो कंपाउंड बी का देखोगे तो भाई कंपाउंड बी में तो बहुत ज्यादा से राइज हो रहा है। तो 0 डिग्री पर आप देखोगे तो यहां पर ये 150 है और 200 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 180, यहां पर 180 ग्राम, लगभग 180 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बी कैन बी डिसॉल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर। फिर यहां देखोगे 10 डिग्री पर बढ़ गया, 20 पर बढ़ गया, 30 पर बढ़ गया, 40 पर बढ़ गया, 50 पर बढ़ गया, आप देख रहे हो 80 पर जाते जाते कितना हो गया, ये हो गया भैया 360 ग्राम। कितना, यहां कितना है 360 ग्राम हो गया ये। ठीक है, इस पे कितना हुआ था, ये इस पे हुआ था ये लगभग 70। ठीक है ना, ये 50
50 60, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 60 की जगह 65 ग्राम, ठीक है, यही होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 360 ग्राम 80 पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे जीरो पर तो ये है यहाँ पर आपका 30 ग्राम, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 180 ग्राम। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ किसी अमाउंट की सॉल्युबिलिटी इनसाइड अ सॉल्वेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहां पर लिखी हुई है, क्लियर है। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में पूछे हुए हैं, उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन ग्राफ प्रेडिक्ट व्हाट प्लाना दिखाना जो भी है, ठीक है ना। ऑब्जर्व द फिगर 5.6, ये ऑब्जर्व कर भी लिया हमने। अब इन ब्लैंक ऑप्शंस को आंसर करना है। तो द सॉल्युबिलिटी, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री, तो 20 डिग्री पर देखो ए की 20 डिग्री पर क्या होगी भाई, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम के लगभग है, अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम के लगभग है। लेस दे, अच्छा 40 ग्राम के लगभग है अप्रॉक्सीमेटली ए की। लेस देन और मोर देन और सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लेस देन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अमाउंट नहीं पूछा, लेस देन पूछा, ठीक है। फिर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड बी एट 20 डिग्री इज सिंपल सी, इसकी भी भैया बी पर तो कम है, बी की 20 पर तो कम है, और जैसे 60 डिग्री पे जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ विद, अच्छा ए और बी में से पूछा है, मोर देन दैट ऑफ विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऊपर कौन सा था भाई, ऊपर बी था, हाँ ठीक है, बी वाले की ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, कंपाउंड बी इज इंक्रीजेज फास्टर देन द कंपाउंड ए, ठीक है। ये बातें यहां पर लिखी हुई है। अब देखो यहां तक हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर समझ लिए हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बाद में हमने सॉल्यूशन को समझा, सॉल्यूशन के अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को समझा, ठीक है। तो अब इसको हम एक बार से समराइज कर लेते हैं। देखो समराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भैया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में क्या पढ़ा जी, हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ मिक्सचर में पढ़ा होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस पढ़ा हमने। फिर पढ़ा जी हमने हेट्रोजीनस, ठीक है, हेट्रोजीनस भी पढ़ा हमने। होमोजीनस में क्या पढ़ा हमने, देखो सॉल्ट सॉल्यूशन पढ़ा हमने कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस क्यों है, क्योंकि यूनिफॉर्म होती है कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये चॉक पाउडर मिक्सचर हमने पढ़ा, ठीक है जी। फिर हमने कुछ और बेसिस लिए और उस बेसिस पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को और क्लासिफाई किया, जिसमें हमने पढ़ा जी सॉल्यूशन, ठीक है। हमने पढ़ा जी यहां पर कॉलॉइड, हमने पढ़ा सस्पेंशन पढ़ा, ठीक है। इन पर हमने जो बात करी वो बात कुछ इस प्रकार से करी कि सॉल्यूशन जो होता है भैया इसकी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है, इसकी इंटरमीडिएट होती है, तो यानी कि इसकी साइज जो होती है दैट इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर और लेसर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। यहां पर जो साइज की बात करेंगे, साइज जो है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है। अगर ये 1000 नैनोमीटर होती है ना बड़े साइज के पार्टिकल से, माइक्रो पार्टिकल से, तो ये इजीली विजिबल होंगे बाय नेकेड आइज, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो ये नॉट विजिबल, ठीक है, ये भी नॉट विजिबल होंगे। ये सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं अपन। सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल होगा क्या, नहीं, सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है। कॉलॉइड के अंदर होगा क्या, बिल्कुल होगा लाइट का पाथ, यहां पे लिख देते लाइट पाथ, ठीक है। सस्पेंशन के अंदर भी होगा अगर वो सेटल नहीं हुए हैं तो, ठीक है ना। सेटल के ऊपर बात करें अपन कि सेटल होते हैं कि नहीं होते, भैया सॉल्यूशन तो सेटल नहीं होता है, ठीक है। कॉलॉइड भी सेटल नहीं होते हैं, यानी सेटल नहीं होना मतलब स्टेबल। देखो अगर कोई सॉल्यूशन सेटल नहीं हो रहा है दैट मींस दैट इज स्टेबल। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो सॉल्यूशन स्टेबल है, कॉलॉइड भी स्टेबल है समवॉट, और ये यहां पर स्टेबल नहीं है क्योंकि ये सेटल हो जाते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। यहां पर फेज की बात करूं तो सिंगल फेज होगी, ठीक है। फेज की अगर मैं बात करूं तो सिंगल फेज होगी, यहां पर मल्टी फेज होगी, मल्टी, ठीक है। यहां पर भी कैसी फेज होगी, मल्टीपल फेज। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। इसके बाद अगर अपन कंसंट्रेशन टर्म्स में चले, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स समझने के लिए क्या समझा था हमने, कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन मेनली हमने किसके लिए डिफाइन करी थी, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में क्या होता है भैया, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां पर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या था कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो आप लोगों को कंसेंट्रेशन दे रहा था। पहला मेथड था परसेंटेज मास बाई मास, या फिर हम उसे कह दें कि वेट बाई वेट, ठीक है ना, ये भी परसेंटेज वेट बाई वेट। इसमें क्या करना है भैया, इसमें क्या होगा सर, कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। आप यहां पर ध्यान से समझे, अगर मास में ही बात चल रही है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन सब कुछ मास में हो रहा है, इसका मतलब ये जो होगा कैसा मिक्सचर होगा, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, सिंपल सी बात है। यहां पर हम क्या करेंगे, मास बाई वॉल्यूम कर लेते हैं ना, मास बाई वॉल्यूम, और यहां पर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाला चीज जो है यानी कि सॉल्यूट जो है वो क्या हो जाएगा, मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट सॉलिड हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत प्यारी सी चीज है। ये किसके लिए होगा, ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए होगा जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। फिर थर्ड होगा भैया हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में क्या होगा, ऊपर वाला भी वॉल्यूम, नीचे वाला भी वॉल्यूम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सिर्फ वॉल्यूम की बात होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100, ये हो जाएगा सारा का सारा कार्यक्रम। ये किस में होगा, ध्यान से समझना, ये इसमें सॉलिड प्लस सॉलिड वाला मैटर है, सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा भैया, सॉलिड प्लस लिक्विड, इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है, बात क्लियर है। अब हमारा जो है सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे और दैट इज सेपरेशन टेक्निक्स। देखो यहां तक हमने पूरा का पूरा सारा का सारा मिक्सचर्स का पूरा टाइप्स पढ़ लिया है, उसकी कंसेंट्रेशन, सॉल्यूशन के बारे में सारी जानकारी ले ली है, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ लिए हैं। अब हम थोड़ा सा एक सॉल्यूशन का और पार्ट है जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, जिस पर से क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, वो है अलॉयज। यार अलॉयज भी एक तरीके की क्या होती है भैया, सॉल्यूशन होती है। कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, यानी ये वो चीजें हैं जो सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट से मिलकर बनती हैं, यानी सॉलिड सॉल्यूशन है। चलो अब इनमें क्या है, देखो सबसे पहला आप लोग ब्रास के बारे में देखें। यहां पर ब्रास जो है वो किससे बना है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द कॉपर होता है और 20% इसके अंदर जिंक होता है। तो आप यहां से समझ ही गए होंगे कि जिंक हो गया भाई सॉल्यूट और कॉपर हो गया जी सॉल्वेंट, यानी कॉपर इसकी बेस मेटल है, ठीक है ना। तो ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का एक अलॉय है, ठीक है। 80 और 20% का यहां पर सीन है। अब बच्चों को दूसरा मिलता है ब्रोंज, ठीक है। ब्रोंज क्या है साहब, ये भी 80% कॉपर है और 20% यहां पर टिन है। क्या है, टिन। अब आप लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ आती है कि सर ब्रास और ब्रोंज में हमेशा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में गड़बड़ होता है, लेकिन मेरे होते हुए गड़बड़ हो जाए, पीके बाबा के होते हुए गड़बड़ हो जाए, तुम्हारे छोटे भाई के होते हुए गड़बड़ हो जाए, मूछों वाले दाढ़ी वाले छोटे भाई के होते हुए गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। ब्रास में आप देखेंगे डबल एस आ रहा है, कॉपर का रिप्रेजेंटेशन कॉपर होता है, जिंक का रिप्रेजेंटेशन Zn होता है, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे ब्रोंज जो है इसमें भी कॉपर है तो ये कॉपर है, और टिन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टिन Sn, ठीक है। टिन का रिप्रेजेंटेशन Sn है, आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं इसको। तो आप देखेंगे कि जहां पर जिसके नाम में, जिस अलॉय के नाम में Z है, उस अलॉय के अंदर कॉपर के साथ Z वाला कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, और जिस अलॉय के पीछे S है, जिस अलॉय के नाम में S है, उसके पीछे S वाला नहीं है, यानी पलटी मार दिए भाई, Z वाले के साथ S वाला आ गया और S वाले के साथ Z वाला आ गया, समझ गए ना। अब तो यहां पर अगर आप ब्रास देख रहे हैं तो अच्छा ब्रास बोले तो टिन होना चाहिए था, नहीं है, जिंक है उसके साथ, ठीक है। ब्रोंज बोले तो जिंक होना चाहिए था, नहीं, टिन है उसके साथ, तो कॉपर और टिन है, यहां पर कॉपर और जिंक है, ठीक है ना। और 80-20 का रेशियो इनमें रहता है लगभग। फिर हम स्टेनलेस स्टील में चले तो स्टेनलेस स्टील, इसका बेस मेटल होता है आयरन, और इसके साथ साथ इसमें होता है कार्बन, क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम, ठीक है ना। ये स्टेनलेस स्टील है, और मेनली जो स्टील की बात करें अपन सिंपल स्टील की, सिंपल स्टील में आयरन और कार्बन होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का ही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए इसमें क्या क्या होगा, आयरन तो बेस मेटल है, कार्बन होगा, क्रोमियम होगा, निकल होगा और मॉलिब्डेनम होगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन भी लिखा हुआ है, कार्बन इसमें 0.03 से 0.8% के लगभग होता है, क्रोमियम 16 to 18% होता है, निकल 10 to 14%, मॉलिब्डेनम 2 to 3% होता है, ठीक है। मेन जो
इसका बेस मेटल है वो क्या है, आयरन है। तो ये इंपॉर्टेंट अलॉयज वाला पार्ट जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब आते हैं अपन इसके मेजर पार्ट जो है सेपरेशन टेक्निक्स। उसमें सबसे पहला है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। तो यार क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले तो क्रिस्टल का मतलब समझे, और फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म करने की जो प्रोसेस है वो क्रिस्टलाइजेशन है। तो यार तुम लोगों का जो मेन बेसिक पढ़ने का तरीका होता है ना, वो ऐसा होता है कि सर क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद कर लिया। ऐसा नहीं भाई, पहले समझो कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उसके बाद उस क्या है से ये सोचो कि यार अगर ये ऐसा प्रोसेस है तो इसका यूज कहां हो सकता है, ठीक है, इसका बेसिक कोर फंडा क्या है, उस कोर फंडे पे डिपेंड करता है कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वो समझते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले क्रिस्टल क्या होता है वो समझते हैं। क्रिस्टल क्या है, एक सॉलिड है जो किससे बना है, कुछ पार्टिकल से मिलकर बनता है जो अरेंज होते हैं एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में। यानी एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में बहुत सारे पार्टिकल्स आकर अरेंज होते हैं, तो वो अरेंज्ड जो क्वांटिटी या अरेंज्ड जो एंटिटी बनी है उस अरेंज्ड एंटिटी, अरेंज्ड सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टल। जिसे कॉपर के काफी सारे पार्टिकल्स मिलकर अगर एक अरेंजमेंट में, एक पैटर्न में एक साथ मिलकर जुलकर एक नई चीज जो बनाएंगे उसको बोलेंगे कॉपर के क्रिस्टल। समझ में आई बात, सेम सेम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलाइजेशन है। अब आप ध्यान से समझना यार, क्रिस्टलाइजेशन जो है ना जनरली यूज कहां हो सकता है, कहां हो सकता है। देखो क्रिस्टल बनेंगे सॉलिड के, क्रिस्टल मेनली यूज फॉर सॉलिड। तो यार हमें सॉलिड अलग करना है सॉल्यूशन से, ठीक है, दो सॉलिड में तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसी जगह यूज किया जाएगा जहां पर सॉल्यूशन किससे बना हो। देखो सॉल्यूशन किससे बनता है तुम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन इज मेड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर ये तो जनरल है बात, आपने स्पेशल क्या बात बता दी भाई, स्पेशल बात भी सुन ले। यहां पर सॉल्यूट होगा सॉलिड, ठीक है ना, और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। यानी लिक्विड सॉल्वेंट में से सॉलिड सॉल्यूट को सेपरेट करने का तरीका जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। अब बातें क्लियर होती जा रही है। तो अब आपको इसके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आंसर में तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो लेबोरेटरी में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे क्रिस्टल फॉर्म किए जाते हैं। कहां से फॉर्म होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन। यानी इट इज द मेथड ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे अपन क्रिस्टलाइजेशन। इसका यूज कहां होगा, सेपरेशन करने में, सॉलिड्स को सेपरेट करने में। जैसे इसके एग्जांपल है रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट और फ्रोस्ट, इन सबको अलग करना इनके बेसिक एप्लीकेशंस में आता है। अब ये 5.3 एक्टिविटी है, इसको समझते हैं। यहां पर क्या किया इन्होंने भैया, पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया है, किसमें, ये यहां पर आप देखेंगे एक ग्लास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया है। आप लोगों को मैं अभी एक चीज याद करा दूं, बहुत काम आएगी। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं अपन, ब्लू विट्रियोल, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लू कलर, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, जो यहां पर दिख भी रहा है तुम लोगों को। अब इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म। तो जब आप गर्म करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आप इसमें और कॉपर सल्फेट ऐड कर दो, है, कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। या फिर आप क्या करो, इसको गर्म करते रहो। जब आप इसमें से गर्म करोगे तो इसके अंदर से जो सॉल्वेंट है जिसका नाम वाटर है, ठीक है, वो सॉल्वेंट बेचारा उड़ जाएगा। यानी वाटर की क्वांटिटी कम होती जाएगी। अब ये कम कब तक होगी भाई, जब तक वाटर के मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है वो उड़ता जाएगा और एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि वाटर की कमी होती जाएगी, यानी सॉल्वेंट इज डिक्रीजिंग, और पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो रहा है, सॉल्यूट इज इंक्रीजिंग। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मैंने यहां पर 10 ग्राम कॉपर सल्फेट और 100 ग्राम जो है वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, ये कैसा है भाई, ये अनसैचुरेटेड है अभी, ठीक है, बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको गर्म कर रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं कि मेरा ये तो वैसा का वैसा ही 10 ग्राम, लेकिन मेरा ये जो है 70 ग्राम हो गया वाटर, क्योंकि 30 ग्राम वाटर उड़ गया। तो क्या अगर मैं रेशियो में देखूं तो ये सैचुरेशन में पहुंच चुका है, मान लो पहुंच चुका है सैचुरेशन में। तो जब ये सैचुरेट हो जाएगा तो सैचुरेट होने के बाद क्या करेंगे भाई, दूसरी स्टेप क्या रहेगी, इसके बाद से हम क्या करेंगे, जब ये सैचुरेट हो जाएगा तो जो
यहां पर ग्लास रोड के थ्रू इसको कॉनिकल फ्लास्क से पास करेंगे, पास करके इसको बीकर में ले जाएंगे, ठीक है ना। इसको मतलब फिल्टर कर दिया हमने, यानी सैचुरेट होने के बाद जब आप इसको ऐसा फिल्टर करेंगे तो इसमें से वाटर को हमने रिमूव कर लिया। अब यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रह गया। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे अपन, उसमें क्रिस्टल फॉर्म होने लग जाएंगे। जब आप इसे कूल करेंगे, यानी उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे आफ्टर फिल्टर करने के बाद जब आप इसे कूल करेंगे तो क्या होगा, ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्रिस्टल्स किसके होंगे, कॉपर सल्फेट के। तो ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाकर हमने कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन से अलग कर लिया, तो क्या कहलाए, ये क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर आप क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले तो सैचुरेट करना है सॉल्यूशन को, फिर उसको कूल डाउन करना है फिल्टर करके। फिल्टर इसलिए किया जाता है कि कुछ और चीजें अगर उसमें मिली हुई तो वो निकल ले, ठीक है ना। फिर जब उसको फिल्टर कर लिया फिर उसको कूल डाउन करेंगे। तो कूल डाउन करते क्या होगा भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो, कूल डाउन करते टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर डाउन होते सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, सैचुरेट से सुपर सैचुरेट। सुपर सैचुरेट में क्या होता है, क्रिस्टल जमा होने लग जाते हैं। यही बोला था मैंने कि सुपर सैचुरेट में क्या होगा, जब सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होएगा, जमा होने लग जाएगा। तो जब उसको ठंडा करोगे तो वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, जमा होने लग जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म होने लग जाएंगे, ठीक है। ये तरीका आपने समझ लिया। दूसरा तरीका है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है जी, डिस्टिलेशन तरीका यूज होता है किसके लिए, दो लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, दो लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। लिक्विड का सॉल्यूशन हो, लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले समझाया था कि हम पहली जो ट्रिक्स मतलब पहले जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं सेपरेशन टेक्निक्स, ये होमोजीनियस मिक्सचर के लिए, फिर हम करेंगे हिड्रोजीनियस के लिए, ठीक है ना। तो ये होमोजीनियस वाले पार्ट चल रहा है जिसमें हमने पहले तो सॉलिड क्रिस्टल से अलग कर लिए, फिर अब हम यहाँ पे डिस्टिलेशन से लिक्विड सॉलिड और सॉल्वेंट को डिफरेंट करेंगे। तो भाई होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें अगर टू मिसिबल यानी मिक्स होने वाले लिक्विड्स को आपस में मिला दिया जाए, मिलाने के बाद अगर उनको सेपरेट करना है, मिलाना तो पहले क्यों मिलाया भाई, जब सेपरेट ही करना था तो हमने मिलाया नहीं, मतलब मिला हुआ है, तो मिले हुए में से सेपरेट करना है हमारा काम। तो यहां पर क्या होगा भैया, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, पहले वेपराइज हो जाएगा। तो उसको वेपराइज होते ही उसके वेपर को आगे ले जाकर कंडेंस करके उसको कूल करके हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, वो ऑलरेडी लिक्विड है, तो वो लिक्विड वहीं का वहीं रह जाएगा, वेपर आगे बढ़कर ठंडा होकर वापस लिक्विड बनकर अलग अलग हो जाएंगे। चलो इसको समझते हैं कैसे होगा। इसका मेन प्रिंसिपल है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या है इसका मेन प्रिंसिपल, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात ध्यान रहे, यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस है बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट शुड बी ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऐसा है तो आप इजीली डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो एक विशेष टाइप का डिस्टिलेशन यूज करना होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले हीटिंग होगी, फिर वेपर फॉर्म होंगे, फिर वो वेपर्स को हीटिंग होगी, वेपर फॉर्म होंगे, वो वेपर्स को कूल कर लेंगे। देखो ये वेपर सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंट थे मिक्सचर के, उनमें से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट के वेपर बने हैं, और उन वेपर को कूल करके सेपरेट कूल करके कंडेंस करके एक सेपरेट जार में, एक सेपरेट बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे। ऐसे से क्या होगा कि वो वेपर बनकर पूरे का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो अलग तरफ चला जाएगा और एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट जहां पर था वहीं बच जाएगा। इसका एप्लीकेशन है एसीटोन और वाटर के मिक्सचर से एसीटोन की रिकवरी करना, वाटर की रिकवरी करना, अलग अलग करना, ठीक है। अच्छा यहां पर ध्यान रखिए, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 56 डिग्री, वाटर का होता है साहब 100 डिग्री। आप देख सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, लगभग 44 डिग्री का डिफरेंस है, दैट इज मोर देन दी 25 डिग्री। यानी अगर 25 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में दो लिक्विड्स के, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। कैसा होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये पूरा का पूरा तामझाम बना हुआ है, आप ध्यान से समझना। यहां पर मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, यहां पर बर्नर है, बर्नर से क्या होता है भैया, गर्म होता है। चलो जी गर्म हो गया, तो गर्म होते क्या होगा, एक तो यहां पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, एसीटोन। आप समझ रहे हैं, हम अगर एसीटोन की बात करें, केसीटोन की, एसीटोन, ठीक है, 56 डिग्री। फिर यहां पर क्या है, वाटर जी, वाटर कितना है जी भैया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैंने मान लो 56 की जगह मान लो 60 डिग्री टेम्परेचर मैंने यहां पर कर दिया। थर्मामीटर है, थर्मामीटर से मैं देख लूंगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अगर मैं 60 डिग्री टेम्परेचर करता हूं तो क्या होगा, एसीटोन तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वेपर में, ठीक है। लेकिन क्या वाटर वेपर होगा? नहीं, वाटर अभी भी किस में रहेगा? लिक्विड में। तो जो वेपर में कन्वर्ट हुआ, क्या वेपर हल्की होती है? तो हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये वेपर ऊपर की तरफ उठकर यहां से इस जो कंडेंसर यूनिट है इससे पास होगी। जैसे इस कंडेंसर यूनिट से पास होगी, इसके अंदर ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर पास करा जाएगा। जैसे इसमें चिल्ड वाटर पास करा जाएगा तो ये वेपर के अंदर की जो हीट है वो वाटर ले लेगा और वेपर ठंडे हो जाएंगे। जब वेपर ठंडे होंगे तो ठंडे होकर एक बर्तन में वो इकट्ठे हो जाएंगे। यानी ये प्रोसेस, ठंडा करने का जो प्रोसेस है, ये क्या है? कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। और ये कंडेंसेशन किसकी वजह से हो रहा है? वाटर की वजह से। तो ये वाटर कंडेंसर है जो वाटर को ठंडे वाटर की वजह से क्या करता है? एसिटोन वेपर्स को कंडेंस कर देता है। और एक कॉनिकल फ्लास्क में ये एसीटोन आपने अलग कर लिया। अच्छा, इस सारा का सारा एसीटोन इस प्रकार इधर आ जाएगा और वाटर जो है सारा का सारा वो इसी में बच जाएगा। तो यहां रह जाएगा वाटर, उधर पहुंच जाएगा एसीटोन। क्या एसीटोन और वाटर का सेपरेशन हो गया। इसी मेथड का यूज किया जाता है एक बहुत ही खतरनाक, भाई मैं बता दूं आप लोगों को, यूपी का एक जगह है कन्नौज, ठीक है। कन्नौज के अंदर एक यूपी, कन्नौज के अंदर यूपी नहीं, यूपी के अंदर कन्नौज है। यूपी के स्टेट है भारत का, ठीक है ना, कन्नौज है। अब ये जो कन्नौज है इसका नाम बोला जाता है परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या, किस नाम से जानते हैं अपन इसको? परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। भाई इंडिया का परफ्यूम कैपिटल, यानी यहां पर परफ्यूम्स बनते हैं, यानी अलग अलग फ्रेग्रेंस फ्लेवर के परफ्यूम्स यहां पर बनते हैं। और इनमें ये जो परफ्यूम बनाने के तरीके हैं, इनमें किसका? डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। कौन से प्रोसेस का? डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही इसमें यूज किया जाता है। समझो, एक विशेष प्रकार का परफ्यूम यहाँ का फेमस है। आप लोगों ने रेनी सीजन में मिट्टी की खुशबू सूंघी है? रेनी सीजन में जो फर्स्ट रेन होती है, ठीक है ना, जब फर्स्ट रेन होती है मेरे प्यारे दोस्त, तो फर्स्ट रेन के टाइम पर आपको एक स्मेल आती है, ठीक है, मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू आती है, बहुत प्यारी लगती है वो मिट्टी की खुशबू। तो यहां पर ये कन्नौज वालों ने क्या कर दिया है भाई? उस मिट्टी की खुशबू का ही इत्र बना दिया। मिट्टी का इत्र, मिट्टी का इत्र, मिट्टी का इत्र बना दिया। यार ये बहुत तेज है। और यहां पर ये जो इसको बोलते हैं अपन डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसको यहां पर लिखते हैं डैग भाप का मेथड। कौन सा मेथड? डैग भाप का मेथड। इसमें क्या करते हैं ये देखो, इसमें क्या करते हैं ये, यहां पर इसके नीचे बर्नर लगे हुए हैं, यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना देंगे ये किसका? जो फ्लावर्स है, जो लीव्स हैं, जिनके अंदर वो फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस प्लांट है, उनको लेकर आएंगे ये, उनको पूरा का पूरा उनका सॉल्यूशन बनाएंगे। उन सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, ये गर्म करेंगे। जब उसको गर्म करेंगे तो उनके अंदर से जो फ्रेग्रेंस कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो फ्रेग्रेंस कंपोनेंट्स जो हैं वो बॉयल होने लग जाएंगे। अब वो बॉयल होकर जब ऐसे आएंगे तो यहां पर कंडेंसर लगा हुआ पानी के अंदर, इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करके वो क्या हो जाएगा, वो इत्र बन गया, वो एकदम फ्रेग्रेंस वाला इत्र बन गया है। तो यहां पर मिट्टी का इत्र इन्होंने बना लिया है। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहां पर भारत के अंदर ये डेग भाप का मेथड से इत्र बनाए जाते हैं। दैट इज द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हम यहां पर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। और ये जो कन्नौज है इसको परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल चीज जो आप लोगों की एनसीईआरटी में दी है उसको हम समझ लेते हैं। अब मान लो, देखो क्या होता है, सभी सब्सटेंसेस जो मिक्स्ड हो रखे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 25 तो नहीं होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका लेस देन 25 डिग्री होगा। तो जो लेस देन 25 डिग्री होता है उनके लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसके एक एग्जांपल, जैसे अगर मान लो आप एल्कोहल, आप लोगों ने सुना होगा इथेनॉल, ठीक है ना, प्लस वाटर, ठीक है ना। एल्कोहल में जनरली मैं इथेनॉल बोलता हूं ना, सभी एल्कोहल का एक जैसा नहीं होता। तो इथेनॉल प्लस वाटर, अभी आप लोग पेट्रोल के अंदर भी पढ़ रहे होंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है, जिसमें E20 फ्यूल चल रहा है, अभी E85 E100 तक पहुंचने जा रहा है। तो जो इथेनॉल और वाटर होता है इसका होता है लगभग 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सर बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम है तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, आपने एक प्रोसेस सुना होगा इवेपोरेशन। कभी कभार क्या है, जो बल्क फिनोमिना होता है वेपराइजेशन का, उससे पहले सरफेस फिनोमिना हो जाता है। अब सरफेस फिनोमिना में क्या होता है, वो सराउंडिंग की हीट को लेकर वो जो पार्टिकल्स है, सरफेशियल पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस के, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर।
जैसे ये वाटर है, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एज अ बल्क फिनोमेना अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वाटर के पार्टिकल्स में यहां पर अगर मान लो मैंने 80 डिग्री या 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट कर दिया इस मिक्सचर का, तो उसमें ये तो इवेपोरेट हो गई, साथ के साथ ये इसका तो क्या होगा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब समझते हो, बल्क फिनोमेना है, पूरे के पूरे पार्टिकल्स उस स्टेट में आ जाएंगे कि अब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन वाटर का होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में समझ रहे हो, यानी इसके सरफेस के पार्टिकल्स हीट लेंगे इथेनॉल के पार्टिकल से और अपने आप को बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे भी वो स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब दो वेपर एक साथ जाएंगी, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो फिर अब कंडेंस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहले तो कंडेंस वाटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे में हम सेपरेशन के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जिसमें हम एक फ्रैक्शनल कॉलम, अभी आप यहां पर देखेंगे एक फ्रैक्शनल कॉलम लेते हैं। ये फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर क्या होता है, एक जैसे मान लो मैंने पानी को 85 डिग्री था, ठीक है ना, 85 डिग्री पर मैंने जो टेम्परेचर रखा उसमें वाटर भी इवेपोरेट हो गया कुछ अमाउंट में। अब मैं क्या करूंगा, इसको कूल करूंगा, ठीक है ना। अब इसको कूल करूंगा मैं 85 से मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड ले आया। जैसे ही मैं इसको कूल करूंगा, जो वाटर इवेपोरेट हुआ था वो तो वापस से आ जाएगा किसमें, इस फ्लास्क में, कंटेनर में, वो वापस से कंडेंस होकर आ जाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। उसको थोड़ा सा ठंडा करोगे वो वेपर से किस में बदल जाएगा, लिक्विड में, ठीक है ना, क्योंकि वो सुपरहीटेड नहीं है। लेकिन जैसे में इसके अंदर जो अल्कोहल के पार्टिकल्स थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको मैं अभी भी 80 पर भी ले आया ना कूल करके, तो भी तो ये तो सुपरहीटेड है, ये नहीं होंगे। ये सुपरहीटेड है तो ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर ये कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर में वापस इनका वही प्रोसेस होगा जो वहां पर डिस्टिलेशन में हुआ था, यानी कि वाटर कूलिंग होगी। वाटर कूलिंग के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में। तो यहां पर अलग कर लिया जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, दैट इज द एक एडिशनल डिवाइस है जो यहां पर एडेड है किसके अंदर, इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में, जिसकी वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल हो पाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेन जो यूज है वो तो है कि एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में, ठीक है। एयर के अंदर से नाइट्रोजन है, एयर के अंदर से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑर्गन है, ऐसी गैसेज हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होने पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करते हैं, फ्रैक्शनल का। सिमिलरली इसका मेन यूज जो हो रहा है वो हो रहा है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। कहां हो रहा है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विद रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंसेस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट में लेस देन 25 डिग्री का डिफरेंस होगा तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है। जैसे यहां पर क्या होगा, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी में क्या होता है, क्रूड ऑयल के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्रूड ऑयल इसको फर्नेस में हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसको एक फ्रैक्शनल कॉलम में भेजेंगे जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे, समझो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे फ्रैक्शनल कॉलम में वहां वाटर हो रहा था, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर ऊपर देखेंगे आप तो पेट्रोलियम गैस है, नीचे देखोगे तो बिटुमन है, कोलतार जिसको हम बोलते हैं। यहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल होता है, एविएशन फ्यूल होता है, फिर पेट्रोल होता है। तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस, फिर पेट्रोल होगा, फिर एविएशन में केरोसिन होगा, फिर उसके बाद डीजल होगा, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, लास्ट में बिटुमिन होगा, ठीक है। लास्ट में कोलतार बिटुमिन होगा। आप ये बात सब जानते हैं, ठीक है ना। गैस सबसे ऊपर होगी, ऊपर उड़ती है गैस, ठीक है। नीचे जो होगा सॉलिड कचरा जो कि बिटुमिन हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे पेट्रोल के नीचे एविएशन फ्यूल, फिर डीजल हो जाएगा, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल हो जाएंगे, फिर ये बिटुमिन, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं डेंसिटी के बेसिस पर भी आप देखोगे तो सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है, फिर पेट्रोल की, फिर केरोसिन की होती है, फिर डीजल की होती है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर बिटुमिन की होती है सबसे ज्यादा डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी जो है नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो रिफाइनरीज में इसका यूज। अच्छा, एक और बहुत ही प्यारी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। राजस्थान के अंदर पहला राजस्थान के अंदर इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स खुला है पचपदरा बलोत्रा में।
ये बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर पचपदरा नाम की एक जगह है जहाँ पर ये ग्रीनफील्ड रिफाइनरी खुली है। तो रिफाइनरीज मेनली मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये कोई करंट का मुद्दा है, तुम लोग अभी हाल ही में नई रिफाइनरी खुली है तो आप लोगों को याद रहेगा, अच्छी बात है। बाकी रिफाइनरीज में यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यूज होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है। कैसे काम करता है ये प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। भाई पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर क्या होता है, ये टेक्निक यूज होती है कलर कंपोनेंट्स को किसी मिक्सचर से अलग अलग करने में। भाई एक कप आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग घर के ऊपर पेंट कराने जाते हैं तो आपको एक सर्टेन पेंट जो है ना वो पसंद आएगा, बोले यही कलर करवाना है, ठीक है। आप दुकान पर गए, पेंट वाले अंकल की दुकान पर, यार भैया ये वाला कलर मिल जाएगा क्या? उन्होंने बोला कि नहीं भाई नहीं, ये कलर तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो हम बना सकते हैं। क्या बोला उसने? कि ये कलर अवेलेबल तो नहीं है लेकिन तुम चाहो तो हम बना सकते हैं। तुम्हें कितना चाहिए? बोले 10 लीटर। अच्छा ठीक है, वो कंप्यूटर में सेट करेंगे, भैया 10 लीटर दिस कोड का कलर चाहिए। इस कोड के कलर को बनाने के लिए क्या होता है, उसको पता है इस कोड के कलर को बनाने के लिए डिफरेंट कलर के जो बॉक्सेस हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा कलर मिलाया जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन के हिसाब से, और मिलकर फाइनल कलर बनेगा। तो यार जो कलर बन रहा है, जो आपको रिक्वायरमेंट वाला कलर है, जो आपका रिक्वायर्ड कलर है, वो क्या डिफरेंट कलर पिगमेंट्स को मिक्स होने से बना है। तो जैसे बनता है वैसे उनमें से कलर को अलग भी किया जा सकता है। तो उन मिक्स में से कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने का तरीका है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव एट डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट रेट पर मूव करते हैं, और आप इस प्रकार से इसमें इंक के अंदर से कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं, प्लांट के अंदर से कलर पिगमेंट्स को, फूड कलर के अंदर से कलर पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक प्लेन पेपर लेना है, टिश्यू पेपर, ठीक है ना। कौन सा पेपर लेंगे? टिश्यू पेपर लेंगे। उस पेपर पर एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। उस लाइन पर आप इस प्रकार से कलर के डॉट्स लगाएंगे और एक कांच के ग्लास में उसको डुबो देंगे, ठीक है ना। अब डुबोएंगे कहाँ तक? पूरा नहीं डुबोएंगे, ठीक है ना। ये लाइन जो है ना, इस लाइन के नीचे तक, जैसे आप इस लाइन के नीचे तक डुबोएंगे, क्योंकि टिश्यू पेपर के अंदर जो है वाटर रिंस करता है, रिंस करते ही ये वाटर क्या करेगा, इसको डिफरेंट डेंसिटीज पर ये मूव करेंगे। कौन? कलर्स। तो ये इनको सेपरेट कर देगा, यानी ये वाली इंक किन किन कंपोनेंट से बनी है वो यहां देखा जा सकता है, ये वाली इंक किन किन से दिखी यहां देखा, सारे कलर अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। ये हमने घर पे किया, यहां पर घर पे तो क्या मतलब यहां पर लेबोरेटरी में किया, हमारे ई सेल की लेबोरेटरी में। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने इंक का ड्रॉप रखा, ये पेंसिल से लाइन बनी हुई, इसको ड्रॉ किया, आप देखेंगे कि इसमें कलर्स जो है अलग अलग हो चुकी हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर आता है भैया सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल जो वर्ड है ना, इसका मतलब है कांट बी मिक्स्ड, कांट बी मिक्स्ड, यानी ये मिक्सचर फॉर्म नहीं कर सकते, मिक्सचर फॉर्म नहीं कर सकते, कांट बी मिक्स्ड, ये मिक्स ही नहीं होते। तो जो इमिसिबल लिक्विड्स है उनको कैसे डिकेंटेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है, जैसे ऑयल और वाटर को मिला दें, मिलेंगे नहीं, लेयर्स बना लेंगे, क्योंकि ये डेंसिटी के बेसिस पर अलग अलग लेयर में जमा हो जाएंगे। तो द ऑयल एंड वाटर फ्रॉम सेपरेट लेयर्स, ये सेपरेट लेयर्स फॉर्म करते हैं। दे डू नॉट मिक्स एंड आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, ये मिक्स नहीं होते इसलिए इनको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। सिमिलरली क्या होता है, सैंड है, वाटर है, ये भी मिक्स नहीं होते हैं। नॉर डू आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर मिक्स होता है। तो ये एग्जाम्पल्स है किसके, हेट्रोजेनस मिक्सचर के, और इनको हम बोलते हैं इमिसिबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर यहां पर दो इमिसिबल लिक्विड्स है तो इमिसिबल लिक्विड्स डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेयर बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी यहां दी हुई है आपको, 5 ml तो आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है और 20 ml आपको वाटर लेना है। आप देखेंगे कि मस्टर्ड ऑयल और वाटर के बीच में 2 अलग अलग लेयर बन चुकी है। इनको आप इस मेथड से, ये एक फ्लास्क है, सेपरेटिंग फ्लास्क है, सेपरेटिंग फनल है, ये इसको हम डिकेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जब ये लेयर्स होगी, यहाँ पर स्टॉप कॉर्क होगा, तो यहाँ से वाटर को आप सेपरेट कर लेंगे, और जैसे ही ये इस कॉर्क तक पहुंचेगा ऑयल, इसको बंद कर देंगे, बर्तन को हटाएंगे, दूसरा बर्तन लाएंगे और उसमें क्या ले लेंगे, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो 2 अलग अलग बर्तनों में, एक में वाटर और एक में मस्टर्ड ऑयल हो गया। ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस आपने किया। अब ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन जो है ना दोस्तों, सब्लिमेशन कहां होता है, ये 2 सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की तरीका है ये। लेकिन वो जो सॉलिड सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं, उनमें से एक सॉलिड ऐसा होगा जो सब्लिमेट होगा। सब्लिमेट का मतलब क्या कहते हैं सर? सब्लिमेट का मतलब ऐसा होगा जो क्या हो सकता है, जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है।
जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे कैंपर है यहां पर, ऑन हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं जिसे बर्फ का एग्जांपल लेते हैं ना अपन, आइस को अपन गर्म करते हैं तो पहले वो पानी में कन्वर्ट होता है यानी कि सॉलिड से लिक्विड, फिर और ज्यादा गर्म करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है यानी कि लिक्विड से गैस। यानी यहां पर जो ट्रांजिशन वो कैसे, वो सॉलिड फिर लिक्विड से गैस। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें लिक्विड फेज को बाईपास कर जाते हैं, लिक्विड आता ही नहीं है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को तो बोलते हैं सब्लिमेशन, और जो होते हैं उनको बोलते हैं सब्लिमेट। उनके एग्जांपल यहां पर लिखे हुए, कैंपर है, नेफ्थलीन है, ड्राई आइस है, अमोनियम क्लोराइड है। कौन है? अमोनियम क्लोराइड। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आयोडीन है। तो ये भी सेपरेट किए जा सकते हैं। जैसे एक्टिविटी देखो, यहां पर एक्टिविटी ले रखी है भाई, यहां पर कैम्फर है और ये सैंड के साथ मिला दी चाइना डिश में, रेत के साथ इन्होंने कपूर को मिक्स कर दिया कैम्फर को। अब जैसे इसको गर्म करेंगे, गर्म करते क्या होगा, कैम्फर जो है वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस में कन्वर्ट होगी तो ऊपर की तरफ उड़ेगी, ऊपर लगा रखा है कॉटन प्लग, तो यहां पर कॉटन प्लग के यहां पर आते आते ठंडी होकर वापस सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगी। रेत बच गई प्लेट में, ठीक है, और जो कपूर है वो कहां चलेगी, इस फ्लास्क की वॉल्स पर, और इस फ्लास्क की वॉल से फिर उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्टली इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो भैया, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो ध्यान से समझो। सब्लिमेशन बराबर होगा कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम बोलेंगे कि इसका सब्लिमेशन हुआ है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे कि सर, एक एग्जाम्पल है कैम्फर, कपूर जिसको हम बोलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन जिसको हम बोलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है सर आयोडीन, चौथा एग्जाम्पल है सर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अब पांचवा एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस बोलते हैं हम सॉलिड CO2, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सीधे लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती कभी, इसको जब आप प्रेशराइज करोगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉट इन लिक्विड, ठीक है ना, ये वाला सीन है। फिर हमारे पास सस्पेंशंस होते हैं भाई, सस्पेंशन का क्या सीन है, इनको कैसे अलग किया जा सकता है। चलो सस्पेंशन में चलो, देखो सस्पेंशन जो है ना, ये एक हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है। अब सस्पेंशन के अंदर एक और चीज है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा बड़े होते हैं, इनकी साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो जब लार्ज पार्टिकल साइज होती है तो इनको सेपरेट करने का दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है। आप सस्पेंशन देखोगे तो ये जैसे फ्लोर इन वाटर, ये भी सस्पेंशन है। जैसे मड जो है, क्योंकि वाटर को देख सकते हैं, सॉरी फ्लोर यानी जो आटा है उसके पार्टिकल्स आप देख सकते हो। मड हो गया, पेंट हो गया, ठीक है ना, जूस हो गया जिसके साथ पल्प्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे लेमनेड नहीं है लेकिन यहां पर जो जूस होते हैं जिनमें पल्प होता है वो तो है। डस्ट हो गया एयर में। अब जो सस्पेंशंस हैं उन सस्पेंशंस को कैसे सेपरेट किया जाए, कॉलिड्स को कैसे सेपरेट किया जाए, इस पर हम बात करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, नाम सुना है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक हाई स्पीड पर स्पिनिंग होती है, ठीक है, और हाई स्पीड पर स्पिनिंग से क्या होता है कि डिफरेंट डेंसिटीज के सब्सटेंसेस पर डिफरेंट रेडियल फोर्सेस लगते हैं। यानी जो सब्सटेंस ज्यादा भारी होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो बॉटम की तरफ चला जाएगा, जिस पर कम लगेगा वो उससे ऊपर, जिस पर सबसे कम लगेगा वो सबसे ऊपर होगा। यानी ऐसे अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू हेवीनेस जो है लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से जब लेयर्स बन जाती हैं तो फिर उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग a mixture in a tube at a high speed during the centrifugation. The tube becomes horizontal, tubes horizontal हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, जो आउटवर्ड फोर्स लगता है बॉडी पर, वो लगता है यहाँ पर, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स है वो मूव आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ चलते हैं और उस ट्यूब के बॉटम में जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो हल्के रहते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं उस ट्यूब में। जैसे आप देखो, आप लोगों ने कभी भी ब्लड टेस्ट कराया, आप गए तो वहां पर सबसे पहले आपके पास होता है सैंपल कलेक्शन। जाते ही डॉक्टर बोलता है कि हाथ निकालो, ऐसे से चेक करता है, फिर ऐसे इंजेक्शन घुसेड़ देता है और तुम ये करते रहते हो। करते हो क्या? मेरी तरह वीर पुरुष हो, ऐसे आंखों के सामने खून निकलवा लेते हो?
हाँ, तो कुछ लड़कियां ज्यादा डरती है बोले सुई नहीं लगाना डॉक्टर। तो क्या है कि जब आपके यहाँ से ब्लड निकाला जाता है तो वो ब्लड को फिर वाइल में रखते हैं, वाइल में इस तरीके से सेट कर देते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है यानी जब चक्कर कटते हैं तो ये वाइल्स ऐसे हो जाती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, स्पिनिंग के टाइम। जब ये हॉरिजॉन्टल होती है इस पर फोर्स लगता है और ये इस प्रकार का जो ब्लड था मिक्स्ड, ये कैसे ऐसे लेयर्स में जमा हो जाता है। तो यहाँ ब्लड सेल्स हो जाती है, प्लाज्मा हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सब अलग अलग लेयर में डिपॉजिट हो जाती है, इनको सेपरेट कर लिया जाता है। एक प्रोसेस है कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन में क्या होता है, देखो कोएगुलेशन में मैं आपको बताता हूं, ये बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्लम्प हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स क्लम्प होकर क्या बनाते हैं, एक आयलम बना लेते हैं, सॉरी एक क्लम्प होकर क्या बनाते हैं, एक स्लज बना लेते हैं, सॉरी एलम तो यूज किया जा रहा है यहां पर, स्लज बना लेते हैं। जैसे कैसे, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं, पाउडर एलम है जिसको बोलते हैं हम फिटकरी बोलते हैं। इसको ऐड करना है किसमें, मडी वाटर में। मडी वाटर बोले तो जिसके अंदर गंदगी है, जिसके अंदर मिट्टी है, ऐसे मडी वाटर में हम क्या डालते हैं, पाउडर एलम डालते हैं। पाउडर एलम डालेंगे तो ये क्लम्प होने लगेगा और क्लम्प होकर ये जो मड है ये बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा, यानी ये जो इंप्योरिटीज है ये बॉटम में डिपॉजिट हो गया। इस मेथड का यूज देखो बारिश के समय पर ज्यादा इसका यूज किया जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर नलों में गंदा पानी आता है, मिट्टी वाला पानी आता है, कुएं में, नदी में, सब में मिट्टी वाला पानी आता है। तो उस मिट्टी वाले पानी में क्या डाला जाता है, फटकरी डाली जाती है, फिटकरी जिसको हम एलम बोलते हैं। तो वो पोटाशियम एलम जब उसमें डलेगी तो वो क्या करेगी, उस मिट्टी को, स्लज को, मतलब उस मिट्टी को कोएगुलेट कर देगी, उसको क्लम्प करके एक स्लज बना देगी जो कि बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर हम उसको छान लेंगे, छान कर निथार कर हम साफ पानी का यूज कर लेंगे। तो एलम एक्ट एज द कोएगुलेंट causing the small suspended particles to clump together into a larger particles. This process is called coagulation, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्लम्प करके एक साथ एक स्लज बनाना, एक लार्जर पार्टिकल, लार्जर बॉडी बनाना इज कॉल्ड कोएगुलेशन। द लार्जर क्लम्प सेटल्ड एट द बॉटम ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं बॉटम में डिपॉजिट होने को, एंड द क्लियर वाटर कैन बी देन सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी वो जो फ्लास्क है उसके तरीके से या फिर किसी भी तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसको अलग कर लें, ठीक है। इस कोएगुलेशन का एक बहुत ही प्यारा यूज है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कोएगुलेशन प्रोसेस यूज्ड इन द एवरीडे लाइफ। आप सब लोग भाई देखो पनीर खाते हैं, सबका फेवरेट है पनीर, तुम्हारा भी है, कौन सा, पनीर टिक्का, क्या बात करते, पनीर, ओहो पंजाबी पनीर। तो भाई जो पंजाबी पनीर है तुम्हारा, पनीर टिक्का जो तुम्हारा फेवरेट है, वो पनीर बनता कैसे है, वो इसी प्रोसेस से बनता है, कोएगुलेशन प्रोसेस से। कैसे होता है देखो समझो, इसमें क्या होता है, जो पनीर है उसका फॉर्मेशन इसी से होता है। यहां पर आप देखना पहली स्टेज में दूध को गर्म करेंगे, ठीक है। अब दूध वार्म रहेगा, दूध जब वार्म रहेगा यानी बहुत ठंडा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा बॉइलिंग भी नहीं है, ठीक है ना, हल्का वार्म जो दूध है, हॉट मिल्क है, उसके अंदर विनेगर या कोई एसिड का जूस यूज कर देंगे। तो वो एसिड यहां पर क्या करेगा, इसको कोएगुलेट करेगा, क्या करेगा, इसको कोएगुलेट, और यहां पर जो पनीर है उसके क्लम्प बन जाएंगे, दूध के क्लम्प बन जाएंगे और वाटर अलग हो जाएगा, यानी जो पानी है जो उसमें डला हुआ था वो अलग हो जाएगा और मिल्क क्लम्प हो जाएगा। तो क्लम्प होकर जो यहां पर मिलेगा उसमें उसको क्या करेंगे अपन, स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है, उसमें से मॉइस्चर और पानी को रिमूव कर देंगे। जिससे पानी रिमूव होगा फिर उसको प्रेशर वेरेशर लगा के बढ़िया पनीर का शेप दे देंगे। तो इस प्रकार से जो कोएगुलेशन प्रोसेस है इससे ही पनीर बनता है, ठीक है ना। फिर हम कोलोइड के बारे में बात करें तो यार कोलोइड के बारे में ज्यादा चर्चा इस बार नई बुक में नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूं। कोलोइड क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक है ना, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि ब्लड है, ये सब क्या है, कोलोइड्स है। ये मिक्सचर है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो इंटरमीडिएट होती है और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट मतलब अभी समझेंगे, पहले भी समझ लिया हमने कि लाइट का पाथ इसके अंदर से विजिबल हो जाएगा, यानी इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये कोएगुलेशन इसमें चलता है। ये कोलोइड से बस आप लोग समझ चुके हैं, कोलोइड्स के अंदर क्या होता है ये आप लोग पहले से जानते हैं। सॉल्यूशन के बारे में भी जानते हैं कि इनके पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है और इसकी मोर देन 1000 नैनोमीटर होती है। कोलोइड जो होते हैं इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज का होता है। टिंडल इफेक्ट को समझे हम, तो टिंडल इफेक्ट क्या है, ये लाइट को स्कैटर, यानी कि जिससे पार्टिकल से लाइट टकरा रही है ना वो पार्टिकल विजिबल होता जा रहा है। इस पार्टिकल्स के विजिबल होने के फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, ये जनरली कोलोइड्स और सस्पेंशन करते हैं। आप लोगों ने कई बार ऐसे देखा
होगा स्टेडियम के अंदर ऐसे लाइट चलती हैं, जो खिड़की होती है वहां से ऐसे लाइट आती है, तो ये पाथ जो है पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं, इस पाथ में जहां जहां लाइट जा रही है वहां से पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, जो है सस्पेंशन और कॉलिड जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, इसमें सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये तुम कमेंट में लिख दो और ये बताओ यार कि चैप्टर में मजा आया कि नहीं आया। सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, चाहे वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर हो, चाहे वो सेपरेटिंग टेक्निक्स हो, और बहुत अच्छे से समझी है। एक बार आप वापस इसको रिवाइज करें, रिकैप करें, मजा आ जाएगा। अपने दोस्तों को भी इसको रेफर करें, और अगर मेरे से पढ़ना है तो इसी बुक से बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको 2 वे इंटरेक्शन के साथ कैप्टन कोर्स में पढ़ा रहा हूं। आ जाओ, वहां पर मिलते हैं।